गुड इवनिंग दिव्यांश। आईआईटी बॉम्बे फिर मिल गया। विकास, जय, यशपाल, निशिता, लक्ष्मी, गिरिराज, प्रिंस, खुशी, अनीश, अग्नेश, रमन, साहिल, शुभदीप, दीपिका, एकांश, सचिन, रमन, पल्लवी, अभय, पिंकी, मौनी, रोहन, शांतनु, हरिओम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भावना, फैजल, कुमार, आयुष, गुड इवनिंग बेटा। शोएब, गुड इवनिंग। कुमार, गुड इवनिंग। नवनीत, अरुण, गुड इवनिंग। अमन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सब लोग के? पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही है? खूब कोशिश करो, खूब मेहनत करो। कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं, टाइम है हमारे पास अभी टाइम है, और अगर कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर यही बोलूंगा कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कोशिश ही है। आप समझिए, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है। और ये जो रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब आप समझिए, ये सिर्फ आपके अकेले के कुछ करने से डिसाइड नहीं होगा। इसमें बहुत सारे लोगों की दुआएं शामिल होंगी, इसमें बहुत सारे लोगों की के सपने जुड़े हुए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, जो तुम्हारे वेल विशर्स हैं, वो पक्का तुम्हारे लिए प्रे कर रहे होंगे। और ये सब मिलकर अब देखना है कि अब हमारी मेहनत के साथ जब ये सारी चीजें जुड़ेंगी तो देखते हैं कि किसका नंबर ज्यादा निकल के आता है। लेकिन मेरा मानना यही है कि अपने हाथ में सिर्फ इतना है कि हमें कोशिश कर सकते हैं। और मैं कई बार बोल चुका हूं तुम लोगों को कि एग्जाम को हमेशा इस तरह से लेना है कि यह एग्जाम भी हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा। मैं इस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी यही एक बात बोलूंगा, कितना स्कोर आता है शायद ये मैटर नहीं कर रहा है। मतलब अब तुम ये मत समझना कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे ऑब्वियसली जो फर्स्ट अटेम्प्ट से ही ये उम्मीद कर रहे होंगे कि उनका स्कोर अच्छा आएगा और उसके बाद वो एडवांस की तैयारी में जुट जाएंगे। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। वो जनरल डिस्कशन सिर्फ इतना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपको कितना स्कोर देके जाता है इससे फर्क नहीं पड़ रहा यार। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद फर्क इस चीज से पड़ता है कि उस अटेम्प्ट के देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो मुझे मेरा मानना सिर्फ इतना है कि हर बच्चे के अंदर, जो बच्चा थोड़ा भी सीरियस है और जो अभी तक सीरियस नहीं था, जो अब सीरियस होने जा रहा है, मेरा अपना मानना यह है कि इस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद उसके अंदर अगर इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि यार जब इतना ही किया था तो ये स्कोर आया है, तो अगर मैंने और कोशिश कर ली तो स्कोर में तो बैंड बजा देंगे। तो ऐसे में अगर सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट आपको इतना ही देके चला गया कि भाई ऐसा है, परेशान मत हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑल द बेस्ट, बस जिसको यही समझ में आ गया तो मुझे लगता है अगला अटेम्प्ट तो वो फोड़ देगा। बाकी ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे होने से एक अलग कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी बढ़ जाता है और दूसरा एडवांस लेवल के लिए भी बढ़ जाता है। तो मेरा अपना मानना यही है कि जो लोग इस तैयारी को अपने हिसाब से कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि उनको खुद लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट उनका बेहतर है या अच्छा होगा, तो ऐसे में फिर तो बात ही खत्म। लेकिन ऐसे लोग जो बहुत सारे होते हैं, जो अभी जागते हैं या जो समझ रहे हो ठीक है देखेंगे, चलने दो, चल रहा है, देख पाएंगे वगैरह वगैरह, उन बच्चों के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट आपको सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस देके चला गया कि आप सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना करने के बाद अगर आप ये स्कोर ला रहे हैं तो अच्छा करने के बाद, जिसमें आपको टाइम मिलेगा, आपको पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में भी आपके पास टाइम है, और हम लोग भी फर्स्ट और सेकंड के बीच में तमाम तरह के कोर्सेज लाकर, तमाम तरह के रिवीजन प्लान लाकर चीजों को और मजबूत कर चुके होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट को ज्यादातर बच्चे सिर्फ इस नजरिया से देखें कि ये अटेम्प्ट मेरे लिए मुझे क्या देके जाने वाला है। कुछ लोगों को ये 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल देके जाएगा, कुछ लोगों को ये वो उम्मीद देके जाएगा कि अगले अटेम्प्ट में आप 99 प्लस परसेंटाइल ला सकते हैं। तो बस मेरा मानना यह है, लेकिन ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब आप लगे रहेंगे, आप कोशिश करते रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं मिलने जा रहा है, क्या मिलने जा रहा है। अरे यार, जब अब तक किया है तो बचे हुए दिन में और कर लो। ऐसा तो है नहीं, जैसे मैं कई बार तुमसे कह चुका हूं, जिंदगी तुम्हारी वैसे ही सड़ी हुई है, इसको थोड़ा और सड़ा दो। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि सर इतनी खुशहाली चल रही है और आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तुम्हें पता ही है, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करते रहते हो, ना सही सेल्फ स्टडी, लेकिन टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठते तो हो ही, ये तो तुम्हारी मजबूरी है। यानी सुबह 9 बजे से 8:30 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक आपका काम टीवी के सामने बैठने का है, और उसके बाद मास्टर काम दे देगा, वो करना है, नहीं करेंगे तो घर वाले बोलेंगे। समझ रहे हैं?
आपका खुद का जमीर बोलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब लाइफ खराब चल ही रही है तो ये बचे हुए टाइम को भी इन्वेस्ट करो, बढ़िया से इन्वेस्ट करो। आप देखेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट, जो फाइनल अटेम्प्ट अभी हमारा जनवरी का होने जा रहा है, ये अटेम्प्ट तुम में से बहुत सारे लोगों को और कुछ नहीं तो खुश तो करके जाएगा ही जाएगा। और अगला अटेम्प्ट जो उसके बाद अप्रैल में होगा, मुझे लगता है उसमें बहुत सारे लोगों के स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव करेंगे। और ये सब उन लोगों के साथ जो अब से लेके आगे तक सिर्फ कोशिश में लगे रहेंगे। तो मैं फिर वही बोलूंगा यार, कोशिश करोगे तो सब मिल जाएगा। और टीवी, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टीवी, टीवी का क्या मतलब? अरे भाई टीवी में भी चल जाता है कुछ कुछ, लेकिन आप ठीक है टीवी मत देखो, टीवी की बात नहीं कर रहा, बट अल्टीमेटली टीवी इन द सेंस कि आप स्क्रीन के सामने बैठे, तो आप सुबह से लेकर शाम तक स्क्रीन के सामने बैठे हैं, कर तो रही है, पढ़ाई तो चल ही रही है, माथा तो फूट ही रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में भी दिमाग लग रहा है। तो सर ये कोई ऐसा कोई बहुत हमारा मनपसंद काम नहीं हो रहा है। और मैं इस बात को एग्री करता हूं, मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं, मैं तो एग्री करता हूं। जब मैं तुम्हारे जैसा था तो पढ़ाई मेरे लिए वो फर्स्ट चॉइस नहीं रहती कि आदमी को खुश करने के लिए, मैं अपने आप को खुश करने के लिए पढ़ रहा हूं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं था। मैं अपनी बात बता रहा हूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं था कि मुझे पढ़ने से खुशी मिलती। बस एक काम था जो मुझे करना था, शायद किसी को कुछ करके दिखाना था, शायद पेरेंट्स के लिए करना था, या न जाने किस वजह से, लेकिन करना था। बस अगर करना था तो कर रहे थे, ये सोच के कि ठीक है यार कुछ दिन की बात है, फिर उसके बाद जी लेंगे अपनी जिंदगी। और बस वही एक सोच जो हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हर आदमी अगर ऐसी सोच रखता है तो वो कम से कम कोशिश करता रहेगा, उसको ठीक ठाक तरह से अपने मतलब भर का रिजल्ट मिलेगा, जिससे कि उसकी आगे की लाइफ खुशहाल गुजर सकती है। बाकी मर्जी तुम्हारी है। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे कहने से या किसी के कहने से तो कुछ होना नहीं है। यहां तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप भौंक के चले जाइए, 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी क्लास होती है आपकी, जिस सब्जेक्ट की भी क्लास आप ले लीजिए, आदमी चिल्लाता रहेगा, आदमी समझाता रहेगा, सामने आप बैठे हैं, न जाने कहां बैठे हैं, इस हिंदुस्तान के किस कोने में बैठे हैं, आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, मास्टर को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मास्टर को गाली दे रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो पता तो चलता नहीं। तो बाकी मर्जी तुम्हारी है, आप जैसा तुम चाहो वैसे करो। तुमने अपने लिए कुछ और अच्छा सोच रखा होगा तो तुम वो कर सकते हो। बट मेरा मानना यही है कि नहीं, जनरली इस एज में बच्चे जनरली उनका एक ये काम है ना, इस एज में बहुत सारे बच्चों का ये काम है। और ये पढ़ाई का जो काम है ये बहुत कम समय के लिए आता है। जो हमारी जो यंग एज होती है या स्टूडेंट लाइफ जो होती है हमारी, ये स्टूडेंट लाइफ एक्चुअली बस इतने ही टाइम के लिए होती है, 1-2 सालों की। बाकी इससे पहले तो मस्ती होती है, तुम्हें सब पता ही है। आप पहली क्लास में सर पता नहीं क्या करते, दूसरी क्लास में सर याद आ रहा है सर रेस वेस लगाते थे, तीसरी क्लास में सर वो मम्मी को परेशान करते थे, चौथी क्लास में सर वो क्रिकेट खेला करते थे, 5वीं क्लास में सर वो रस्सी उछाला करते थे। मतलब आप समझ रहे, ये कुछ टाइम है जो टाइम आपका पढ़ाई का है। तो एक ऐसा आदमी जो 20 साल का हो चुका है, 18-20 साल के लोग हैं, मतलब 20 साल की अगर मैं लाइफ, 18 साल की लाइफ स्टूडेंट लाइफ कंसिडर करूं तो ये 16-17-18 साल की जो लाइफ है, इस लाइफ में सर यही 1-2 साल है जो पढ़ाई के हैं। अगर ये अच्छा कर गए तो उसके बाद आगे मस्त हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक आखिरी मौका मिला है तुम्हें पढ़ाई करने का। उसके बाद तो तुम अब दूसरे एज के दूसरे पड़ाव में चले जाओगे, और उस दूसरे पड़ाव में तो आदमी फिर क्या है, फिर तो कमाई धमाई में लग जाता है। तो ऐसे में भाई मेरा मानना यही है कि कोशिश करो, पक्का है, बहुत जरूरी है। और मुझे ये बिल्कुल उम्मीद है तुम सब लोगों से, चाहे वो प्रयास 1 का स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रयास 2 का स्टूडेंट हो, बिकॉज अब तो ये दोनों ही मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। तो मैं तुम दोनों लोगों के लिए कामना कर रहा हूं कि, और ये उम्मीद कर रहा हूं कि तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत खुश करके जाएगा। सिर्फ इस वजह से नहीं कि तुम्हारी परसेंटाइल बहुत अच्छी है, शायद इस वजह से भी कि तुम्हें ये लगता है कि अगर परसेंटाइल अच्छी न भी हुई तो अगले अटेम्प्ट में तो बैंड बनाने वाला, नेक्स्ट अटेम्प्ट तो फोड़ने वाला। तो बस मेरे हिसाब से हम तुम सब लोगों के लिए, हम सब सारे टीचर्स की तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष, खूब कोशिश करो, अपने मां बाप का नाम रोशन करो। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, 3.0 वाले भी हैं, सॉरी 3.0 वाले भी मेरे स्टूडेंट है। बात तो तुम्हारी सही है, 3.0 की ऑर्गेनिक मंडे से स्टार्ट हो रही। भाई बच्चे पूछ पूछ के थक गए, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे, थोड़ा सा डिले किया है, बट मंडे से ऑर्गेनिक 3.0, प्रयास 3.0 की ऑर्गेनिक मंडे से स्टार्ट होगी, कमिंग मंडे से। और जितना भी टाइम मिलेगा उसमें कोशिश करेंगे चीजों को समझने की। और मुझे ऐसा लगता है ऑर्गेनिक का जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्ट्रेट है, अननेसेसरी उसको बहुत अलग कर देना या बहुत यूनिक बना देना वो समझदारी नहीं लगती। तो मुझे ऐसा लगता है हम सारे टीचर्स की यही कोशिश रहती है कि ऑर्गेनिक सब्जेक्ट को एक दायरे के अंदर पढ़ा जाए, और उस दायरे के अंदर, और वो दायरा ऐसा दायरा होना चाहिए जो हमारे सिलेबस मेंस एडवांस लेवल से मिलता जुलता दायरा हो, और उसके चारों तरफ चीजों को निपटाया जाए। अदरवाइज तो एक वास्ट
वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें कोई जरूर तुम सब समझते ही हो, कोई भी दवा उठा के देख लो उसमें ऐसा सॉल्ट लिखा रहता है जिसमें तुम समझ जाओगे न जाने क्या चल रहा है, हमने क्या पढ़ा, ये लिखते क्या है। जैसे हमसे भी कभी कोई पूछता है भाई ये जो सॉल्ट है कौन कैसे बनता है, अबे तुम पागल हो गए हो, यहां मुश्किल से बेंजीन बनानी सीखी है, तुम सॉल्ट की बातें कर रहे हो, कैसे कैसे बातें कर रहे हो। तो हम एक दायरे के अंदर चीजों को निपटाने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब पूरी केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको समझा जा सकता है। तो मंडे से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। 10.0 के भी आए, एक बच्चा शोएब कह रहा है सर इसमें 10.0 के भी बच्चे हैं। शोएब बिल्कुल हो सकता है कि तुमने आगे की बातें अभी बोल दी। आप जितने भी हैं, है ना, जितने भी हैं वो सारे बच्चे आप कोशिश करें 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 जो भी है वो सारे बच्चे जम के मेहनत करें। और मुझे ऐसा लगता है तुम सारे लोग इतनी मेहनत करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस टाइम पर भी जो बच्चा क्लास कर रहा है या जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देखता है रेगुलरली, मुझे लगता है कि वो शाबाशी का पात्र है और उसको इतनी मेहनत का सिला या फल जरूर मिलना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें मैंने तुमको बताया था, मैंने कुछ एक आध होमवर्क तुम्हें दिए हैं। तो मैं चाह रहा था कि अब जैसे हमने कल 10-15 सवाल, 10 जो भी सवाल दिए थे होमवर्क के, उसमें से 1-2 सवाल लेके डेली के डेली उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये सवाल एक दिया गया था और मुझे लगता है तुम में से बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा। हाँ यार, अब जब भी स्टार्ट होनी थी यार समझा करो बात को, अब मंडे से स्टार्ट हो रही है, अब इसमें मत पकाओ यार कि सर ये 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर से चालू होनी थी, आपने 22 अक्टूबर से चालू कर दी। अबे तो गलती हो गई, माफ कर दो और क्या बोलें। अब जब हो रही है सो हो रही है, अब जब हो रही है इसमें क्या दिमाग लगाना है। चलिए खैर, तो अब यहां पर आते हैं। ये सवाल कुछ किया है तुम लोगों ने, हाँ 150 बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 16/18। 16/18, अबे पी के आए हो क्या, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। इस सवाल का आंसर देखिए क्या कह रहे हैं ये। आप ये सवाल क्यों अच्छा लगता है, ये सवाल सिर्फ इसलिए अच्छा लग रहा है आप क्योंकि हमारे इम्तिहान में एक तो पूछा गया, ये वही इम्तिहान है जिसके बारे में अभी हम भौंक रहे थे। ठीक, तो ये एग्जाम 2023 में जेईई मेंस का 30 जनवरी, मुझे नहीं पता सही लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन ये ऐसा है। ठीक, तो ऐसे में ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये बताइए क्या आप, अब देखो फिर वही वाली बात आ रही है, एडियाबेटिक प्रोसेस से में वर्क डन कैलकुलेशन या टेम्परेचर के चेंजेस को वो हमसे पूछ रहा है। समझ रहे बात को। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में इस तरह के जो चेंजेस है उसमें टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वगैरह वगैरह। ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये सिर्फ वर्क के ऊपर, क्योंकि खाना पीना तो है नहीं, बात समझ लो, खाना पीना तो कुछ है नहीं, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, दीवारें इंसुलेटेड हैं, तो खाने पीने के लिए तो मनाही है। लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, काम तो हम कर सकते हैं सर, हमारे ऊपर भी काम किया जा सकता है, हम भी काम कर सकते हैं, यानी सिस्टम वर्क कर सकता है। इसके लिए खाना पीना जरूरी नहीं है। उसका रीजन है कि सिस्टम के पास भी कुछ स्टोर्ड एनर्जी है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर मेरे पास एनर्जी स्टोर है तो मैं वर्क कर सकता हूं, उसके लिए मुझे बाहर से खाने की जरूरत नहीं। सपोज आज मैं क्लास ले रहा हूं बिना खाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तुम आज क्लास कर रहे हो बिना खाए, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा थोड़ी ना कि सर बिल्कुल जीवन के अंतिम क्षणों में पड़े हैं, अब आप हमसे कह रहे हैं कि चलो 100 मीटर की रेस लगाओ, तो शायद तुम ना लगा पाओ क्योंकि अब तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है। बट ऐसे हमारे हालात नहीं है, हम लोगों के पास इतना काम करने की या छोटा मोटा काम करने की एनर्जी हमेशा रहती है। तो ऐसे में सिस्टम ये कह रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं ये आपको वर्क डन दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है गैस का फाइनल टेम्परेचर क्या है। तो देखिए एक चीज तो क्लियर कि अगर आपने एक्सपेंशन वर्ड यूज किया, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने एक्सपेंशन वर्ड यूज किया है तो एक चीज क्लियर है कि गैस फैल रही है, और अगर वो फैल रही है तो वो काम कर रही है, और अगर वो काम कर रही है तो वो अपनी एनर्जी के कॉस्ट पर काम कर रही है। इसका मतलब उस गैस का टेम्परेचर गिरेगा। तो अगर आप शुरुआत में 300 केल्विन पर हैं तो आपका जो आंसर होगा वो 300 केल्विन से कम आएगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। बताओ यहां तक क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ रही यार। सोचो कितना अच्छा सवाल है ना। यही सवाल बना के, मतलब मुझे लगता है मैं मुझे कोई मौका दे एक बार पेपर बनाने का तो मैं यही सवाल पूछूंगा ऑप्शन के साथ। ये इंटीजर पे इंटीजर नहीं बनाऊंगा, मैं ऑप्शन के साथ सवाल पूछूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा, सिर्फ एक टेम्परेचर कम लूंगा, बाकी टेम्परेचर ज्यादा ले लूंगा। अब समझो बात को, सवाल तो ठीक, जो बच्चा ये न सोच के वैसे करेगा उसको 2-1 मिनट लग जाएंगे, और जो ये सबसे पहले सोचेगा 1 सेकंड एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर गिरेगा, 300 केल्विन है, 300 से नीचे आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है, टिक कर दो। मेरी बात समझ रहे हो, वो बच्चा अपना 2-3 मिनट बचा लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के 5-6 सवाल दे दिए जाएं, इस तरह के 5-6 सवाल दे दिए जाएं, करेंगे सारे बच्चे सही,
सारे बच्चे मतलब जिन जिनको आता है वो सही वैसे भी करेंगे, लेकिन सर वो 5-6 बच्चे 15 मिनट लगाएंगे और एक समझदार बच्चा उन्हीं सवालों करने के लिए 10 सेकंड लगाएगा। तो हो सकता है उसके बचे हुए कुछ वक्त जो उन लोगों से उसने चुराया है वो वक्त उन सवालों में लगा सकता है जो सवाल लेंदी होंगे, जो वो बच्चे नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम रिस्ट्रिक्शन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो पेपर बनाने वाला हालांकि बहुत सोचता है और बहुत समझदार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी छोटी मोटी टिप्स हम जैसे मास्टरों से ले लेनी चाहिए जिनको सालों से पढ़ाने का तजुर्बा है। वो ये थोड़ा सा समझे बात को, यही सवाल सेम सवाल और आसान पूछ, हम मुश्किल नहीं करवा रहे हैं, हम तो और आसान करवा रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो वो चाहता है बच्चों को सेलेक्ट ना करना, जो उसका एम है, उसमें हम और मदद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में वो बहुत सारे बच्चों का टाइम बर्बाद कर सकता है और एक समझदार बच्चा अपना टाइम बचा सकता है। तो बहरहाल मान लीजिए 4-5 ऑप्शन हुए तो उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टिक कर देंगे जिसका आंसर 300 केल्विन से कम। लेकिन छोड़िए सर, ये ऑप्शन वाला सवाल नहीं है, ये इंटीजर वाला सवाल है। एक चीज क्लियर है, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में एक चीज तो क्लियर है कि एडियाबेटिक प्रोसेस चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इररिवर्सिबल हो, एक चीज क्लियर है कि क्यू के बारे में बात नहीं होती, हीट का लेन देन नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर जो हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो वर्क डन के बराबर होगी। चलिए हम आपकी बात मानते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज वर्क डन के बराबर है, और इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा हमारा उसमें हम सब जानते हैं कि अगर एक आइडियल गैसेस सिस्टम है जिसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस चेंज नहीं हो सकते क्योंकि आइडियल गैस है, तो ऐसे में डेल्टा यू को NCV/dt से डिनोट किया जा सकता है। दैट इज NCV T2 माइनस T1 बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। चलिए तो बड़ा अच्छा हो गया। तो सर ऐसे में वर्क डन की वैल्यू आपने ऑलरेडी दे रखी है, तो इतना दिमाग ना लगा कि वर्क डन हमें 3 किलो जूल दे रखा है। तो अगर वर्क डन हमें 3 किलो जूल दे रखा है और गैस क्योंकि वर्क कर रही है तो बात हो चुकी है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय द गैस, सो इट विल बी माइनस, सो दिस विल बी माइनस 3000। 3 किलो जूल का मतलब 3000 जूल। माइनस में क्यों माइनस में? इसलिए माइनस में क्योंकि गैस वर्क कर रही है, क्योंकि ये एक्सपेंशन का प्रोसेस है। एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। और हम सब जानते हैं कि सिस्टम जब वर्क करता है तो केमिस्ट्री में सिस्टम को क्योंकि इंपॉर्टेंस कम दी जाती है इसलिए वो वर्क डन नेगेटिव ले लिया जाता है। दिस इज माइनस 3000। बाकी सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहां से फाइनल टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 150 केल्विन निकल के आए। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या सब लोग इस बात को समझ पाए कैसे किया मैंने? सारी वैल्यू दे रखी है भाई, मोल शोल सब दे रखे हैं, सवाल में 1 मोल दे रखा है, CV की वैल्यू दे रखी है, सीधे वैल्यू पुट करेंगे। T2 माइनस T1 में T2 को T2 छोड़ देते हैं, T1 को 300 रख देते हैं, T2 कैलकुलेट करेंगे, 150 निकल के आएगा। आसान है। आई कैन डू इट कह रहे हैं सर, महाफर्जी सवाल है। दोस्त यही तो बताना चाह रहे हैं, ये तुम्हारे ही इम्तिहान का सवाल है, ये उसी इम्तिहान का सवाल है जिसको देखकर सूखा करते हैं, जिसको देखकर आज भी तमाम बच्चे अब दुनिया भर के सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर घबराहट हो रही है, सर मोमेंटम ब्रेक हो गया है, सर 3 महीने बचे हैं, घबराहट होती है, डर लगता है, सर वो अंदर से अजीब सा। अबे तुम गजब आदमी हो, जिस इम्तिहान की तुम तैयारी करो उसमें दम ही नहीं है तो घबराहट किस बात की? वो वाली तो होनी है, तो हो नहीं समझ रहे बात को, उतनी घबराहट तो होनी है। अगर वो नहीं हो रही है तो फिर हमें डाउट है, डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि हर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर उस चीज से डर हमेशा बना रहता है जो चीज उसके लिए महत्वपूर्ण होती। मुझे क्या लेना देना कि साला जो है बगल में जो है वो खेती पानी वो आ रहा है कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हो? जिससे मुझे लेना देना है उससे थोड़ा घबराहट है, लेकिन सर मेरे घर में पानी अगर कल ना आया वो घबराहट, समझ रहे? जिससे मुझे फर्क पड़ रहा है उससे घबराहट होती है, एंड दिस इज नॉर्मल नेचर, एक इंसान का नॉर्मल नेचर। अब इस तरह की घबराहट मत रखो कि सर हमारे तो हाथ पैर फूल रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर उसने मोल कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ बम ना फोड़ दी। अबे तुम्हें पता है मोल कॉन्सेप्ट में 5 टॉपिक होते हैं, उन्हीं 5 पे सवाल बनाएगा, तुम्हारे साथ कोई खास दुश्मनी है और अगर वो दुश्मनी निभाता है तो पूरी पब्लिक की बैंड बज जाएगी। वो नहीं कर सकता है, समझो यार, बड़ा सीधा हिसाब। समझ रहे बात को? ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल और जो दिया गया था वो कुछ ऐसा सवाल था, आप ये भी एक बार मेरे ख्याल से तुम लोगों ने अटेम्प्ट करके देखो। मुझे ये सवाल जो है आप देखकर थोड़ा सा ये अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने कम से कम कुछ सोचा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने कम से कम इस लेवल पर थोड़ा आगे बढ़ाई है बातों को। आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े, और मैं इसलिए तुम्हें कल से या पिछले कई क्लासेस से ये बोलता चला आ रहा हूं, जब हम पहले भी कर रहे थे, कि मुझे उम्मीद है कि एंट्रोपी कैलकुलेशंस पर एक बढ़िया सवाल, ठीक सवाल तुम्हें देखने को मिले।
तो सब लोग जो है आप थोड़ा सा रिवीजन कायदे से करें, कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लें, तो मुझे लगता है कि किया जा सकता है। आप लेवल इंप्रूव, थोड़ा सा इंप्रूव किया है उसने, ऐसा नहीं है। इस सवाल को देख के लगता है कि हर बार वही लल्लूपना करता था, इस बार थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की है। और सवाल भी ठीक, वो ये कह रहा है भाई देखिए ऐसा मुझे अल्टीमेटली डेल्टा यू चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपको अगर डेल्टा यू चाहिए तो हम आपको डेल्टा यू देंगे, जैसा आप चाहते हैं ये आपको डेल्टा यू मिलेगा। ठीक, अच्छा, अब डेल्टा यू की वैल्यू माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू, यानी मुझे डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। डेल्टा यू इज माइनस एक्स, सो यू नीड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डेल्टा यू। ठीक, अच्छा, इस सवाल में आप जो हमें दे रखा है वो ये कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर, एक चीज तो क्लियर हो गई सर, ये पूरा प्रोसेस कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या किसी भी तरह का प्रोसेस हो, इस प्रोसेस में अगर उन्होंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो ये समझ में आता है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी हमें N2O की दे रखी है, दिस इज सीपी, ये मुझे सीपी प्रोवाइड की गई। यानी ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है, ये मोलर हीट कैपेसिटी हमारी सीपी हो गई। तो एक चीज क्लियर हो गई कि सर जो डेल्टा एच वो एन सीपी डेल्टा टी से निकल आए, और n की वैल्यू आपने ऑलरेडी मुझे दे रखी है 2.2 ग्राम है। तो दुनिया जानती है 2.2 को N2O के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल्स निकाले जा सकते हैं। Cp की वैल्यू आपने ऑलरेडी दे रखी है, और डेल्टा T वो 310 से लेके 270, डेल्टा T की वैल्यू आपने हमें दे रखी है 270 माइनस 310। सर इसको आप सॉल्व करिए, ये आपका माइनस 200 निकल आएगा, माइनस 200, अब वो जूल टूल जो भी आएगा, ठीक, हाँ जूल में ही आएगा, तो माइनस 200 निकला है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब ये जो हमारा वर्क डन डेल्टा एच की वैल्यू निकल के आ रही है वो माइनस 200 है, लेकिन हमें डेल्टा एच नहीं चाहिए, हमें डेल्टा एच नहीं चाहिए, हमें डेल्टा ई चाहिए। तो मैंने कहा ये भी रिलेशन हमें पता है कि अगर आपको डेल्टा ई चाहिए तो डेल्टा ई मतलब डेल्टा यू, तुम उसे डेल्टा यू बोलते हो तो हमसे डेल्टा यू बोलते हैं। डेल्टा यू जो होगा वो डेल्टा एच माइनस पी डीवी के बराबर होगा, दैट इज पी डेल्टा वी। कांस्टेंट प्रेशर पर याद है मैंने बताया था पी डेल्टा वी अदरवाइज डेल्टा पीवी, याद है इक्वेशन हमने बनाई थी, इक्वेशन क्या थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ये था मामला। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस प्रेशर कांस्टेंट में दैट विल बी ओनली पी डेल्टा वी, सो दिस इज पी डेल्टा वी बिकॉज द प्रोसेस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो ये हमारा पी डेल्टा वी आ जाएगा। अब तो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान लगता है। डेल्टा एच की वैल्यू आपने ऑलरेडी माइनस 200 निकाल रखी, और पी डेल्टा वी का जहां तक सवाल है, पी डेल्टा वी में प्रेशर हमारा 1 एटीएम है, और डेल्टा वी की वैल्यू आपने दे रखी है, ये दे रखी है और ये दे रखी है। तो यानी कि अगर मैं डेल्टा वी की भी बात करूं तो डेल्टा वी हमारा कितना निकल आएगा, पी, ये जूल में भाई, ये ध्यान रखना, ये जूल में, और पी डेल्टा वी एटीएम मिलीलीटर, तो उसको लीटर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेल्टा वी कितना निकल आएगा, डेल्टा वी आ जाएगा 167.75 माइनस 217.1, ये मिलीलीटर है तो इसको लीटर में लिख देते हैं, ये लीजिए लीटर आ गया, और जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जरा समझना जरा सब लोग, अब देखो ये सब उन लोगों के समझ में आएगा जिन्होंने एक आध सवाल लगाए। पी हमारा 1 एटीएम प्रेशर है, इस प्रेशर के थ्रू काम किया जा रहा है, और डेल्टा वी हमारा ये है, पहले का टेम्परेचर वॉल्यूम इतना है, बाद का इतना, लेकिन मिलीलीटर है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज एटीएम लीटर। अब एटीएम लीटर को आपको जूल में कन्वर्ट करना, बिकॉज यहां पर जूल है, तो हमने बता रखा है 1 एटीएम लीटर में कितने जूल थे, 1 एटीएम लीटर में कितने जूल थे, 101.3 जूल। तो मैंने 101.3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आ जाएगा माइनस 200, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा लगभग 5, एंड इट विल बी माइनस 195। यानी जो भी वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा यू की वो माइनस 195 आएगी, उनके हिसाब से वो माइनस एक्स है, समझ रहे हैं, और हमारे हिसाब से ये, तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू 195 आ जाएगी, तो यहां 195। क्लियर है? हाँ, आप जय जायसवाल का सवाल ठीक है, डायरेक्ट 100 नहीं ले सकते जय, डायरेक्ट 100 ले सकते हैं, लेकिन अब अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात करूं तो डायरेक्ट 100 ले सकते हैं, लेकिन तब जब प्रेशर बार में दिया जाए। यानी अगर आप बार लीटर की बात करते हैं, 1 बार लीटर, तो उस केस में दिस विल बी डायरेक्ट 100। लेकिन अगर आप 1 एटीएम लीटर की बात करते, मतलब अब तुम समझो बात को, जो तुम पूछ रहे थे मैं तुम्हारी बात समझ गया यार, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन वो जो तुम चाह रहे हो वो एक अजम्पशन है, अजम्पशन मतलब वो एक अप्रोक्सीमेशन है। आप 101 को 100 लिखना चाह रहे हैं, वो एक अप्रोक्सीमेशन। मैं एग्जैक्ट बात बता रहा हूं, तुम चाहो तो 100 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, लगभग 195 के पास आएगा, और लेकिन फिर वही कहीं ऐसा ना हो इंटीजर बदल जाए,
मतलब इस चीज का ध्यान रखना, ये हमें इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में देना था आंसर, तो ये चेक कर लेना कि अगर मैं 100 रखता हूं तो कहीं इंटीजर ना बदल रहा हो, इसलिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू डाल रहा हूं। एग्जैक्ट वैल्यू 1 अगर प्रेशर बार में होता तो इन दैट केस इट विल बी एग्जैक्टली 100 एंड इट इज इन एटीएम लीटर इट शुड बी 101.3 जूल। तो तुम एग्जैक्ट तो ये, बाकी अब तुम देख लेना अपने हिसाब से कि हम 100 ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो 100 रखने से, कोई एक आदमी बताया जरा जल्दी से 100 रखने से आंसर में क्या चेंज आ सकता है। अगर यहां 100 रखते हैं तो ये मेरे ख्याल से 49 पॉइंट कितना आएगा, 35, 49.35। बस एक सेकंड रुक जाना जरा, अच्छी बात आई है सामने, तो मैं उसको एक बार देखना चाहता हूं। 49 पॉइंट यानी 4.935 और वो है 200, ये है हमारा 200। तो एक बार जरा माइनस करके बताना, 5 यहां आएगा, यहां 6 आएगा, यहां 0 आएगा और यहां 5 आएगा। मेरे ख्याल से चेंज नहीं हो रहा है ना, नियरेस्ट इंटीजर में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो 199 195, पता नहीं मैंने सही माइनस किया है कि नहीं यार, एक बार जरा चेक कर लेना भाई। हाँ ठीक है, तो ये नियरेस्ट इंटीजर तो अब भी 195 आ रहा है। तो जय पूछ रहा था, ये जय इसको 100 लेके भी काम चला सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 100 लेके भी उतना ही टाइम लग रहा है, यहां माइनस करने में टाइम लगेगा। तो बहरहाल जो भी है एग्जैक्टली इट विल बी -195। इंटीजर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है, इट विल बी 195। क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया ये? हाँ, 100 लेने से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो रही, मतलब अब जैसा, अब देखो यार ये सब चीजें मत पूछा करो यार। अब फिर मैंने एक दिन तुमको बताया था, जैसे हालात तुम्हारे वही सेम हालात हमारे, ऐसा नहीं हमने कुछ अलग कमाल कर रखा है, वही सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही मरी पड़ी गिरी हालत जो तुम्हारी है, वही मरी पड़ी गिरी हालत हमारी है। हमें भी उतना ही आता है जितना तुम्हें आता है, तो इसलिए वो सब सवाल मत पूछा करो, सर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा। अब जो है सो है यार, तुम्हारे सामने ही है भाई, हम ज्यादा नहीं जानते इस बारे में। तो अब कब करना है, क्या करना है, वो तुम्हारे सामने है। मैं अननेसेसरी हीरो नहीं बनूंगा कि देखो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, ऐसे ये मेरी ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको 100 रखना चाहे 100 रखिए, 101.3 रखना चाहे 101.3 रखिए, वो आपके ऊपर है, आप देखिएगा क्या करना होगा। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं एग्जैक्टली ये सिचुएशन, अब आपके ऊपर, आप जैसा दिल करे वैसे कर लीजिए। ठीक है ये? हाँ, एक फर्क है, एक बच्चा कह रहा है सर एक फर्क है, आप आईआईटी रुड़की के हो। अबे तो मैं आईआईटी रुड़की का हूं तो तुम आईआईटी रुड़की चले जाना, और क्या बोले, यही तो है। हमारे टाइम पे और तुम्हारे टाइम में फर्क है, हम में से कोई भी आदमी सेलेक्ट हो जाता था हमारे टाइम पे। अब किसी ने पेपर दिया, सेलेक्ट हो गया। तुम्हारा टाइम अलग है, अब कंपटीशन अच्छा है, मस्त है, मेहनत करनी है, हालांकि पेपर आसान है, बट फिर भी देखा जाए। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब शिवेंदु जो है अब उल्टे से सवाल पूछेंगे। शिवेंदु कह रहे सर प्रयास 3.0 में ऑर्गेनिक कब से स्टार्ट होगी? तुम अलग से पढ़ने आओगे क्या प्रयास 3.0 में? अबे उसी की बात तो बताई थी, प्रयास 3.0 में मंडे से ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। और कैसे क्या, मतलब कुछ ऑर्गेनिक, यही तो तरीका है बोलने का, इसी तरह से बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए कल की बात करते हैं। चलिए जिस बारे में बात कर रहे थे उसी की बात कर लेते हैं जल्दी से। इस कल हम लोग ने कुछ बच्चों ने मैसेज भी करके बोला था, मुझे देख के अच्छा लगा। हालांकि कल हम लोग ने ऐसा कोई कमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने बोला सर केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने का एक अच्छा तरीका आपने दिखाया है कि केसी क्या है, केपी क्या है, इनको आपस में लिंक कैसे किया जाता है, इनको डिराइव कैसे किया। फिर आपने एक जनरल फॉर्मूला केपी केसी का बताया, फिर आपने बताया कि केपी कहां डिफाइंड ही नहीं होता और जबरदस्ती आप केपी केसी आरटी का रिलेशन निकाल के बड़े चले आते हैं। तो वहां तक कुछ बच्चों ने इंस्टा पर भी मैसेज किया था कि सर ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि हम सोल्यूशन फेज में अगर कोई रिएक्शन अगर इन्वॉल्व हो रहा है, यानी किसी भी प्रॉपर रिएक्शन में सोल्यूशन फेज कहीं पर भी इन्वॉल्व हो गया, चाहे रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में, कुछ भी, अगर मुझे कहीं भी सोल्यूशन दिख गया तो एक चीज क्लियर है सर, मुझे केपी से लेना देना ही नहीं, मुझे केपी से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ऐसे में आप रिलेशन की बातें मत करिए। ठीक। दूसरी बात, कम से कम एक गैस का होना भी जरूरी है सर। अगर गैस ही नहीं होगी तो प्रेशर कैसे लिखेंगे, और जब पार्शियल प्रेशर ही नहीं लिखेंगे तो फिर केपी कैसे डिफाइन करेंगे? यानी केपी के लिए क्या बोला गया है? केपी के लिए बोला गया है कि उस इक्विलिब्रियम का केपी डिफाइंड है जिनमें कम से कम एक गैस फेज हो एंड एक भी सोल्यूशन फेज न हो। ऐसे में जो है आप केपी डिफाइन कर सकते हैं, और ऐसे में आप केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एनजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? अरे आंसर ही देने में लग गया तुम, अरे बात तो सुनो, इतनी देर से आदमी बड़बड़ा रहा है, तुम अपना आंसर दे रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर बी, इसका आंसर बी है, बिल्कुल सही। और ये आप खुद भी निकाल के देख सकते हैं कैसे करना है सर, बहुत ही आसान सवाल है ये। लॉग केपी, ये तो गणित का सवाल लगता है, बाय केसी इज इक्वल टू माइनस लॉग आरटी।
अब इसमें क्या केमिस्ट्री लगानी है, इससे पता चल रहा है कि Kp इज इक्वल टू KC RT रेज टू पावर -1। अब देखो, अगर यहां पर तुम्हें कुछ कमी लगती है तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से यहां का जो कन्वर्जन है ये गणित है, और गणित हमारी से ज्यादा तुम्हारी मजबूत। बात समझो, तुम्हें गणित ज्यादा आती तो तुम इतने आप समझ सकते हो। और इसको देख के ऐसा लगता है कि सर ये डेल्टा एनजी की जो वैल्यू, ये डेल्टा एनजी -1। अब आप देख लीजिए, इनमें से कोई भी आपको डेल्टा एनजी डेल्टा एनजी इनमें से 1 जहां दिखता है -1। अब देखो ऐसा, इसमें अब तुम ये कह सकते हो सर इसमें कहीं कुछ लिखा तो है नहीं। अब ठीक है, थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं, PCl5 गैसियस फेज है, ये सारे गैसियस फेज ही हैं, तो ऐसे में सर हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और हमने इनका नाम भी सुना है सर, गैसी होती हैं सारी की सारी। तो ऐसे में सर इन इक्विलिब्रियम्स में जो डेल्टा एनजी -1 आ रहा है वो सिर्फ सेकंड इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो सेकंड टिक कर देंगे, हाथ खत्म करिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल करते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये हमारे इम्तिहान का सवाल है, ये देख रहे हैं, वो घबराहट होती है सर, डर डर लगता है, डर लो समझ लो। तो इनसे डर लगता है, इन सब एग्जाम्स, इन सवालों से डर लगता है। सवाल देखिए क्या कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए Kp Kc में RT की पावर x है और x की वैल्यू बताइए। मतलब अब क्या बोले, चलिए ठीक है, तो x की वैल्यू बता सकते हैं सर। x की वैल्यू में सारे गैस हैं तो यहां 1 आ जाएगा, यहां 1 है और यहां पर, यानी डेल्टा एनजी जो होगा हमारा वो 1 में से माइनस करके निकलेगा 1 + हाफ, और साफ दिखाई देता है कि 1 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये -½ आएगा, यानी x की वैल्यू जो है वो -½ आ रही। बताइए इसमें क्या करना है, कुछ है ही नहीं। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, कल वाली बात भी सब लोगों को याद है कि जब कभी भी Kp Kc RT डेल्टा एनजी का रिलेशन पर सवाल आएगा, न्यूमेरिकल बन सकते हैं, चलिए न्यूमेरिकल वाली बात अभी हम कर लेंगे, बट जब कभी डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि किस जगह पर Kp के इतना है, Kc इतना है, तो आप सबसे पहले किसको इग्नोर मार दीजिएगा, सोल्यूशन वाले को। जहां आपको सोल्यूशन दिखे काट दीजिए, उसको कुछ करना ही नहीं। आप प्योर लिक्विड की बात नहीं कर रहे, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप सोल्यूशन को हटा दीजिए। जैसे ही वहां SOL लिखा आया, आपने उसको हटा दिया कि भाई मुझे इस इक्विलिब्रियम से मतलब ही नहीं। बाकी जो बचे हुए इक्विलिब्रियम्स हैं उसमें चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर सवाल बनाता है, इस लेवल पर भी सवाल बनाता है, हालांकि पता नहीं क्यों नहीं सुनते मेरी बातें, इस लेवल पर अगर उसने सवाल बनाया तो वो सोल्यूशन वाला जो केस होगा ना, उसमें डेल्टा एनजी पक्का मैच कर रहा होगा जो वो चाहता है, जैसे कल मैंने किया था। बात समझ रहे हो, तो वो ज्यादातर बच्चे उसको टिक कराएंगे, बस वहीं गड़बड़ हो जाएगी, वहीं फंस जाएगा मामला। समझ रहे हो बात को, तो जहां तुम्हें सोल्यूशन दिखाई दे उसको हटा दो, फिर बाकी बचे हुए में अपना काम चला। आगे बढ़े भाई। वाई, प्रियांशु पूछ रहा वाई सर, वाई। डाउट बॉक्स चेक कर लीजिए सर, जब आप लोग ने इतना खर्चा किया है डाउट बॉक्स बनाने का तो एक बार देख लीजिए। लव कुश कह रहे हैं एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज चिप। सर डेल्टा एनजी कैसे निकाला, डेल्टा एनजी कैसे निकाला, प्रेरणा के लिए धन्यवाद। डेल्टा एनजी, सचिन कह रहे हैं मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं सर, सुनिए ना, नीरज सुनाइए ना। पीयूष, कोई भी आईटीएन ये कभी नहीं मानेगा कि किसी और साल का पेपर उनके पेपर से ज्यादा टफ है, सर को ही देख लो। किसी और साल का पेपर उनसे ज्यादा टफ। अच्छा सर, कैपेसिटी में प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको इंटरनल एनर्जी ही तो कैलकुलेट करनी है, तो प्रेशर कांस्टेंट से आपने डेल्टा एच निकाल लिया और डेल्टा एच से डेल्टा ई निकाल लिया, डेल्टा यू निकाल लिया। ठीक, हैप्पी बर्थडे आशीष कह रहा है, हैप्पी बर्थडे आशीष। तुम्हें गलत याद है बेटा, तुम्हें किसी और सर का बर्थडे याद आ रहा है। चलिए ठीक, तो ये डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसे निकाली। देखो डेल्टा एनजी होता है प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। अब तुम ऐसे काम कर रहे हो जिससे आदमी जो है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गाली गलौज भी नहीं अलाउड है, समझ रहे हो बात को, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो तुम इस चीज का फायदा उठा रहे हो। हम अब डेल्टा एनजी के लिए कहना चाह रहे हैं, डेल्टा एनजी जो होता है वो होता है गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में जितने भी गैसियस मोल्स हैं वो ले लो और प्रोडक्ट साइड में वो ले लो। तो प्रोडक्ट साइड में कितने गैसियस मोल है, यहां तो एक ही है बस, और रिएक्टेंट साइड में आधा ये है और एक ये, तो टोटल कितना होगा, 1.5 ये होगा, ये एक है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 1 - 1.5, 1 - 1.5 कितना होता है, -½ तो -½ हो गया। क्लियर है ये। हाँ, तुम लोग तो दे सकते हो, तुम लोग दे सकते हो, तुम लोग तो गाली गलौज कर सकते हो, तुम लोग की तो आदत ही है। अब बहरहाल आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यार चलो यार जल्दी से ये भी कर लो यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केपी केसी आर नॉट इक्वल, केपी केसी आर नॉट इक्वल, जहां बराबर नहीं है। यहां तो डेल्टा कहां बराबर होते हैं, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी। तो जहां डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है वहां पर केपी केसी बराबर। बात मानते हो कि नहीं, केपी बराबर केसी, यानी अगर डेल्टा एनजी 0 है तो केपी केसी बराबर होगा। ऐसे में डेल्टा एनजी जहां 0 नहीं है वहां केपी विल नॉट बी इक्वल टू केसी। तो बस हमें अगर यह चेक करना है कि केपी केसी का बराबर नहीं है तो हमें यह चेक करना है। अब आप चेक कर लीजिए डेल्टा एनजी 0 कहां नहीं है। सर ये तो बेकार हो गया, यहां तो डेल्टा एनजी 0 है। एक और एक, दो और दो लीजिए, सड़ गया, ये भी सड़ गया। इधर आते, ओहो ये भी सड़ गया। इधर आते दो, सर दो और ये एक गैस, समझ लो बात को, ये सॉलिड है। ये एक गैस ये हो गई, दो गैस ये हो गई, और केपी भी डिफाइंड होगा 2 - 1। डेल्टा एनजी की वैल्यू यहां 0 नहीं है, और अगर यहां 0 नहीं है तो यही आंसर होगा मेरा, बड़ा आसान, डी। शाबाश। अबे मुझसे पहले तो तुम ही लोग कर लेते हो यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि चलिए ठीक है, आपने केपी डिफाइन करा है, केसी डिफाइन किया है। केसी किसी भी इक्विलिब्रियम को लिखने का वो तरीका है जिसके राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म्स आएंगे, वो भी किन लोगों की, वो आएंगे गैस के या सोल्यूशन के। सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की कंसंट्रेशन केसी के एक्सप्रेशंस में नहीं लिखी जाती, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशंस कांस्टेंट रहती हैं और एक्टिविटी 1 कंसीडर की जाती है, तो उनको हम चेक ही नहीं करते, ऐसी तैसी। ठीक। जब आप केपी डिफाइन करते हैं तो केपी कैसे डिफाइन करते हैं? केपी किसी भी इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का वो तरीका है जिसके राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में सिर्फ पार्शियल प्रेशर और कुछ भी नहीं, सिर्फ पार्शियल प्रेशर नजर आने चाहिए। अगर आपने किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखा है तो उसको केपी का नाम दे दिया जाता है। अगर आपने कंसंट्रेशंस के टर्म्स में लिखा है तो उसको केसी का नाम दे दिया जाता है। और केपी और केसी का आपस में एक रिश्ता है जिसको निकाला जा सकता है, जिस पर सवाल बनते। ठीक है, ये ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं दूसरी बात पर। सर ये जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बार बार बात कर रहे हैं, चाहे वो केसी हो चाहे वो केपी हो, ये किसके ऊपर डिपेंड, किसके ऊपर करता है एक्चुअली? ये है क्या, ये डिपेंड कैसे करेगा? तो बड़ा सीधा सा आंसर ये है, सिर्फ और सिर्फ वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और इससे ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। ठीक, यानी मैं बिल्कुल सीधी बात बोल रहा हूं कि किसी भी गिवन इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे वो केसी हो चाहे वो केपी हो, आगे चल के केडब्ल्यू बनेगा और आगे चल के के बनेगा, उसके साथ में केबी बनेगा, फिर वो केएसपी बनेगा, फिर वो केएच बनेगा, सर वो के एफ बनेगा, न जाने वो क्या बनेगा। लेकिन अगर वो कैपिटल के है सर, तो बस आप समझ लीजिएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इससे ज्यादा इसमें बात ही नहीं करनी। यानी कोई भी इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, किसी गिवन इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, इर्रिस्पेक्टिव। आपने डब्बा बड़ा ले लिया, आपने डब्बा छोटा ले लिया, आपने लोगों को बढ़ा दिया, आपने लोगों को गिरा दिया, आप प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, आप रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। जब वो पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम जिसकी आप बात कर रहे हैं अगर वो स्टैब्लिश होता है तो आप समझ लीजिएगा उस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 50 है तो वो 50 ही रहेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है तो। अगर टेम्परेचर छेड़ोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छिड़ेगा। हम बात करें तो इसका मतलब हुआ सर फिर ये आप क्या, ये क्या लिख के लाए? आपकी तो अंग्रेजी खराब है सर, आपने तो अंग्रेजी गलत लिखी है। आपने यहां ये क्या लिख दिया, ये फैक्टर्स। सर फैक्टर्स का मतलब ही खत्म हो गया। जब वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो फैक्टर्स कहां से आ सकते हैं? सर ये एबीसीडी क्या है? बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल गलत लिखा है मैंने, बिल्कुल गलत लिखा है, लेकिन सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि जो सवाल उल्टे सीधे एक आध हमारे आईटी पेपर में पूछे जाते हैं हम उनके जवाब दे सकें। अदरवाइज ओनली वन फैक्टर एंड दैट इज टेम्परेचर। यहां तक समझ में आया? दूसरी बात, तो सर ये बताइए, ये जो आपका पहला फैक्टर है स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, ये क्या है? सर ये तो टेम्परेचर नहीं है, तो ये कैसे टेम्परेचर, ये कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को गवर्न करेगी? मैं दिखाता हूं तुम्हें बिल्कुल सीधे तरीके से, बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्विलिब्रियम है, ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K1, ऐसे के ले लेते हैं, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K या K1 ले लेते हैं। तो ये जो मैंने हेडिंग डाली है वो ये है कि अगर आप इस इक्विलिब्रियम की स्टोइचियोमेट्री बदल दें
तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा। हमने कहा वाह गुरु है, अभी कह रहे थे सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट, आप कह रहे हो स्टोइचियोमेट्री डिपेंडेंट। हमने कहा रुक जाओ जरा समझाते हैं। आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस इज 2a इज इन इक्विलिब्रियम विद 2b। तो इसका मतलब यह हुआ कि दाएं बाएं अगर आपने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 होगा और इस K2 की जो वैल्यू होगी वो निकालने से देखी जाए तो K1 कैसे निकाला जाएगा? K1 आ जाएगा B बाई, और K2 कैसे निकाला जाएगा? K2 आ जाएगा, जरा समझना अपने आप, B बाई ए का होल स्क्वायर। देख पा रहे हो? B बाई ए का होल स्क्वायर, बिकॉज B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। और देख के लग रहा है B बाई ए की वैल्यू अगर K1 डाल दें तो इट विल बी K1 स्क्वायर। सो दैट मींस K2 इज K1 स्क्वायर। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो न्यू K होता है वो पुराने वाले K के ऊपर जो जिस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई किया है वो पावर में चढ़ा के निकाला जाता है, यानी K ओल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी जिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसको यूज करके आप उसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझिएगा बात को। दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 था, आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो आप पावर में क्या चला देंगे? पुराने वाले के ऊपर 2। जिस तरह से पुराना वाला K1 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर में क्या चढ़ा दिया? 2। तो इसका मतलब ये हुआ द न्यू K विल बी K1 स्क्वायर। तुम कहोगे वाह सर वाह, बिना टेम्परेचर चेंज किए K बदल दिए, और अभी आप भौंक रहे थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज होगा तभी चेंज होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, वगैरह वगैरह। अरे तुमने सुना ही नहीं था मेरी बात को। मैंने एक लाइन और बोली थी, तुमने उस पर दिमाग ही नहीं लगाया। फॉर अ गिवन केमिकल इक्विलिब्रियम the equilibrium constant remains constant if the temperature is constant। आप equilibrium constant को नहीं बदल सकते। for a given chemical equilibrium this time the equilibrium changes to this। समझो बात को। आपने नया equilibrium डिफाइन किया है सर, ये पुराना equilibrium। कैसी बातें करते हैं ये सर, पुराना equilibrium constant, ये पुराना equilibrium 2 से मल्टीप्लाई करने से इक्विलिब्रियम ही बदल गया। दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम। समझिए बात को। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे खुद सोचो, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन नाउ? इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वाज KF into A, and what was the rate of backward reaction? KB into B, but this time the rate of forward reaction is KF into A square। मेरी बात समझ रहे हैं? पावर में आ गया 2। क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये तो खेल ही बदल दिया आपने, ये तो सर रिएक्शन ही बदल गई सर, ये दिस इज अ न्यू केमिकल इक्विलिब्रियम। अब सर जब केमिकल इक्विलिब्रियम बदल जाएगा तो K भी बदल जाएगा। हां, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलना चाहते हैं अगर आप इसका, तो सिर्फ एक ही तरीका है सर, वो है टेम्परेचर। समझो बात। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो। हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम बोल चुके इस बात को, किसी भी गिवन केमिकल इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे वो K हो, KB, KF, F, Y, Z, कुछ, इफ इट इज कैपिटल K, बात खत्म। मेरा तो अपना मानना ये, मैं तो सोच रहा हूं मैं अगर कोई किताब लिखूंगा तो एक ऊपर एक हेडिंग डाल के लिखूंगा, लेकिन मुझे उसकी सच्चाई नहीं पता। मैंने पूरी केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, मुझे ये नहीं पता पूरी दुनिया में केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, बट मेरा अपना अंदर से एक आवाज आती है, कोई भी कांस्टेंट जब कैपिटल K से डिफाइन किया जाए या K से डिफाइन किया जाए तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता ही होगा। ये मेरे अंदर से एक फीलिंग आती। यानी पूरी केमिस्ट्री का कोई कांस्टेंट जिसका नाम भी मैंने नहीं सुना, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, फलाना कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वो कांस्टेंट, अगर उसको K से डिफाइन किया जा रहा है तो सर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। समझिए बात। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी कांस्टेंट डिफाइन किया जा रहा है जिसमें K का टर्म आता है तो वो एक ऐसा कांस्टेंट है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट माना जाए। समझ रहे? तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर आपने इक्विलिब्रियम की शक्ल ही बदल दी तो इक्विलिब्रियम का वैल्यू बदल जाएगा। तो एक नया फॉर्मूला हमारे सामने क्या आ गया कि जो नया K होगा वो पुराने वाले K के ऊपर पावर चढ़ा के निकाला जाएगा। तो पावर कौन सी होगी? जिस कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? क्लियर। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। वो कह रहा वाह सर अब दूसरा भी ले आए हैं, अभी तक चिल्ला रहे थे टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर, अब आप दूसरा भी ले आए। चलिए चलिए दूसरा भी ले आते हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मोड ऑफ राइटिंग, मोड ऑफ राइटिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को लिखने का मोड चेंज कर दो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है। हमने कहा वाह गजब हो गया, फिर बदल गया। चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो कहता है मुझसे कि भाई मेरे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, ए इज इन, ऐसे सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब सर A और B आपस में इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, A और B आपस में इक्विलिब्रियम में। तो उसने कहा कि अगर A और B आपस में इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब B और A आपस में इक्विलिब्रियम में। हमने कैसी बातें कर रहे हो? अगर A और B आपस में इक्विलिब्रियम में है तो B और A भी आपस में इक्विलिब्रियम में, इसमें क्या नया है? तो चलिए सर ऐसे भी लिख सकते हैं B और A आपस में इक्विलिब्रियम में। बिल्कुल सही।
लेकिन सर अब जो इसका के होगा, जिसको आप K2 कह रहे हैं, ये K2 जो है अब ये पलट जाएगा सर, रेसिप्रोकल में चला जाएगा सर। दिस के विल बी, द न्यू के विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस के। उसने कहा लो बदल दिया, पहले 10 था अब 1/10 हो गया, तुम कह रहे थे टेंपरेचर से बदलता है, अब यहां फिर बदल गया। अरे भाई तुमने इक्विलिब्रियम बदल दिया, पहले इक्विलिब्रियम ए और बी के बीच में बनता था, अब बी और ए के बीच में बनता है। इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है पहले ए था, बी में कन्वर्ट हो रहा था, अब बी है वो ए में कन्वर्ट हो रहा है। सर ये तो रिएक्शन ही बदल गई सर, ये तो इक्विलिब्रियम ही बदल गया। और जब इक्विलिब्रियम बदल जाता है तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल सकता है, हां, लेकिन इसका बदलना चाहते हो, इसका तो सिर्फ टेंपरेचर डिपेंडेंट है, इसका सिर्फ टेंपरेचर डिपेंडेंट है। किसी भी गिवन केमिकल इक्विलिब्रियम का केस सिर्फ टेंपरेचर पर डिपेंड करेगा और वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। और वो टेंपरेचर पर डिपेंड करने के लिए आपको, अगर आप इक्विलिब्रियम की, यानी आपकी किसी हरकत ने अगर इक्विलिब्रियम को बदल दिया, अब समझ रहे बात को, रिएक्शन को बदल दिया, तो के बदल जाएगा। अब के क्यों क्यों बदल जाएगा? क्यों? अरे भाई वो नई रिएक्शन है, उसका नया क्या होगा, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने रिएक्शन नहीं बदली, कुछ भी करके रिएक्शन नहीं बदली, तो फिर उसके के को बदलने का आपके पास कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक रास्ता जिसको टेंपरेचर कहते हैं। क्लियर? पवन कह रहा है सर आप बदल गए सर। पवन कैसे दोस्त, मैंने ऐसा क्या किया बेटा, कैसे बदल गया मैं? तुम बताओ, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत कर दिया, या मैंने तुम्हारे साथ पहले कुछ गलत किया था अब अच्छा कर दिया, या पहले अच्छा किया था अब गलत कर दिया, ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? बताओ पवन। पवन बोलो, आज तुम्हें बोलना पड़ेगा, पूरी दुनिया तुम्हें सुनना चाह रही है। आदित्य कह रहे सर आपकी शादी कब होगी? कितनी चिंता आदित्य तुम्हारी है, कितनी चिंता है तुम्हें हमारी, बहुत। आदित्य सुन के मन गार्डन गार्डन हो गया कि ऐसे भी लोग हैं जिनको इतनी चिंता है हमारी। बताइए, शाबाश। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सर, अब देखिए एक चीज तो है कि जो जो समझ में आ रहा है कि जब कभी भी किसी इक्विलिब्रियम को किसी कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके शक्ल बदलने की कोशिश की जाती है तो उसका के पावर में नया चढ़ा के बना दिया जाता है। और अगर आप उसका मोड बदल दें, यानी यहां से यहां की जगह उल्टा लिख दें, तो के रेसिप्रोकल में चला जाता है। सर इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। लीजिए एक सवाल हमारे सामने है, बिल्कुल बिल्कुल फर्जी सवाल है, जल्दी से आंसर बता दो, बिल्कुल आगे बढ़ना है फटाफट। एक कह रहा है हो गई है यार, मतलब आज इसमें जस्टिफिकेशन भी देना पड़ रहा है कि सर की शादी हो गई, भाई हो गई है, अब छोड़ दो बात को, हो गई है। ऐसे हमने नहीं दिया कोई जस्टिफिकेशन, दूसरे लोग भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, जल्दी से बताओ। अब बताइए कितना आसान। एच आई जो है वो ये इक्विलिब्रियम बना रहा है और वो कह रहा है मुझे इसका चाहिए। अब जरा समझिए, अच्छा सवाल है यार, तो अच्छा सवाल है। कैसे? सर अगर ये इक्विलिब्रियम आपने बना रखा है, देखो अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं, सब लोगों के समझ में भी आ रहा होगा। एच आई जो है वो इक्विलिब्रियम बना रहा है H2 के साथ और I2 के साथ। चलिए ठीक, तो अब मुझे जो चाहिए वो चाहिए H2 और I2 गिव्स 2HI का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले इस इक्विलिब्रियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, और इसका के की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसका के दे रखा है 8। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा H2 प्लस I2। अब क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो जो नया के आएगा वो पुराने वाले के पर पावर चढ़ा के निकाल लिया जाएगा। बताओ समझे? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो पुराने वाले के पर पावर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 चढ़ा दिया जाएगा, ये 64। ठीक, लेकिन मुझे इसका नहीं चाहिए सर, मुझे इसके उल्टे का चाहिए। तो अब उल्टा मोड ऑफ राइटिंग चेंज कर दी। जब आपने मोड ऑफ राइटिंग चेंज कर दी तो ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन मोड ऑफ राइटिंग चेंज करने से सर रेसिप्रोकल का मामला चलता है, सर ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, 1/64 इसका आंसर आ जाएगा। समझिए बात। अब ये आपको, अब तुम समझ रहे हो कि इसमें मैं कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं कोई अकल नहीं लगा सकता। ये तुम्हें अपने आप सोचना है कि गिवन इक्विलिब्रियम तक आप कैसे पहुंचेंगे, गिवन इक्विलिब्रियम तक आप पहुंचेंगे कैसे, ये आपको डिसाइड करना है। आपको जो दे रखा है उसको यूज करिए, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक पहुंचिए। उसके लिए क्या करना है कि अगर आपको उल्टा करना है तो के को पलट देना, अगर आपको किसी कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो आप पावर में के की पावर में चढ़ा दीजिए। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? 1/64 सबके समझ में आ गया। बड़ा आसान सवाल था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सर आप, ओ माय गॉड,
अब सिर्फ वो आ गया जिसका इंतजार था, क्योंकि यही वो है फैक्टर जो सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, किसी गिवन केमिकल इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल सकता। अब आपको ये नहीं करना है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बदल जाएगा ना, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे सामने एक इक्विलिब्रियम है, मैं उस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जानता हूं, मुझे उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करनी है। अगर मैं किसी गिवन केमिकल इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करना चाहता हूं तो मुझे एक ही तरीका बताया गया, एंड दैट इज टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर जो है ये कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करता है, मैं इसके बारे में बात करता हूं। देखो, क्या ये बात सब लोगों को समझ में आती है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट से निकाला जाता है। कल हमारी बात हुई थी, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे दें तो मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं, केएफ बाई केबी करके। चलिए ठीक, इसका यह मतलब हुआ कि अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट्स या फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता होगा। अब सवाल यह उठता है कि ये जो रेट कांस्टेंट्स हैं या जो रिएक्शन के रेट्स हैं ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इनके रेट्स या किसी रिएक्शन, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे वो बैकवर्ड रिएक्शन हो, अगर उनका रेट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है ये पता चल जाए तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये कैलकुलेट कर सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो मेरा जो पहला सोच है, जो एक बड़ी केमिस्ट्री की बड़ी यूनिक कॉन्सेप्ट मानी जाती है, जिसके बारे में हालांकि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना होता, लेकिन फिर भी हम इस चीज को 2 बार पढ़ेंगे। एक इस चैप्टर में पढ़ेंगे और क्योंकि तुम तब तक भूल चुके होगे तो दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, तो जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि किसी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है या रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा वो भी निकाल सकता हूं। अब आती है मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है? बहुत सारे साइंटिस्ट इस सोच में लगे हुए हैं, या ये पुरानी वही जैसे मैं कहानी सुनाता हूं तुम्हें आइडिया होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट इस सोच में लगे हुए हैं कि आप किसी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। बहुत रिसर्च हो रही है, समझ रहा, मैं ऐसी समझ कहानी बना रहा हूं, बहुत रिसर्च हो रही है, सब लोग एक दूसरे का माथा फोड़ रहे हैं, ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सारे साइंटिस्ट पढ़े लिखे लोग। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट ये कहता है कि देखिए, मैंने सुना है एक बहुत बड़ा आदमी हमारे बीच में है जो इस बारे में काफी हद तक रिसर्च कर चुका है और उसको शायद सारी बातें पता है कि किसी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, उसको ये बात पता है। तो लोगों ने पूछा भाई आप किसकी बात कर रहे हैं, तो आवाज आती है आरहेनियस साहब की बात चल रही है, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम आरहेनियस साहब के बारे में बात चल रही। तो लोगों ने कहा यार एक काम करते हैं, आरहेनियस साहब के घर चलते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि भैया ये बताओ किसी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। हमने कहा बहुत बढ़िया, आरहेनियस के घर चलते हैं। अब सारे साइंटिस्ट जो है अपना झोला वाला उठा के आरहेनियस के घर पहुंचते हैं, सुबह सुबह घंटी बजाते हैं खड़ा। तो आरहेनियस जो है वो बाहर निकल के आता है सोते सोते, कहता है भाई क्या है सुबह सुबह तुम लोग परेशान कर रहे हो, क्या जानना चाहते हो? तो वो लोग कहते हैं सर ऐसा है, हमने सुना है कि आपने इस बात का पता लगा लिया है कि किसी भी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो आरहेनियस कहता है वो सुबह सुबह ये पूछने आए हैं। तो वो आरहेनियस क्योंकि नींद में था, थका हुआ था, आप समझ रहे बात को, उसको मन नहीं कर रहा था, तो उसने कहा यार जाओ यार तुम लोग एक छोटी सी बात बताएंगे उसके बाद दोबारा मत आना। तो उसने उन लोगों को गोल मोल करके भगा दिया। उसने कहा देखिए ऐसा है, अगर आप किसी भी रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री इंक्रीज करें तो उसका जो नया रेट होगा वो उसके पुराने वाले रेट से 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। आरहेनियस सिर्फ इतना बोलता है, दरवाजा बंद कर देता है। बात समझिए, यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री रेज होता है, 10 डिग्री रेज करते हैं अगर आप, तो मान लीजिए पहले टी था, अब आपने टी प्लस 10 कर दिया, तो उसका जो नया रेट होगा वो के टी प्लस 10 हो जाएगा और जो पुराना वाला रेट है वो के टी, इसका जो रेशो आएगा वो 2 से 3 के बीच में आएगा, लगभग 2-3 के आसपास। तो लोग कहते रहे सर कमाल कर दिया, मजा आ गया सर। और आरहेनियस ने इसी टर्म का नाम के प्लस 10 बाई के का नाम टेम्परेचर कोफिशिएंट रख दिया। उसने कहा भाई ऐसा है, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो लोगों ने कहा कि भाई बहुत बढ़िया, आरहेनियस साहब के पास जाने से बड़ा फायदा हुआ, हमें पता चल गया कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। मुझे ये बात समझ में आ गई है, अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ेगा तो उसका जो नया रेट होगा वो पुराने वाले रेट से 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। उसका वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई
सारे साइंटिस्ट बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा भाई बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। वो आर्यनियस दरवाजा बंद करता है और वो कहता है भाई जाओ जाओ जाओ। तो सारे साइंटिस्ट बड़े खुशी खुशी जो है वो लौटते। एक साइंटिस्ट कहता अबे बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बेवकूफ बना दिया। तो वो दूसरे लोग पूछते कैसे कैसे कैसे, कह रहे यार ये क्या बात होती है, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री बढ़ाने से उसका नया रेट पुराने वाले रेट से 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अबे तो 2 से 3 के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, कितना एग्जैक्टली होता है ये कैसे पता चलेगा? यानी के टी पर कैसे डायरेक्ट डिपेंड करता है, एग्जैक्टली कैसे डिपेंड करता है, ये तो उसने बताया नहीं। उसे बेवकूफ बना के भेज दिया कि भाई 2 से 3 गुना हो जाता है। अब आदमी सोचता रहेगा 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 2.5 गुना होगा, 2.25 गुना होगा, एग्जैक्ट रिलेशन तो उसने हमें बताया नहीं। लोग कहते हैं हाँ यार बात तो सही। तो वो लोग आपस में बात करते हैं, कहते हैं यार देखो ऐसा हमें लगता है सुबह सुबह हम उसके घर गए थे, उसको बुरा लग रहा था, एक काम करते हैं दोपहर में चलते हैं, फ्रेश हो तब उससे बात करें। तो वो लोग जो है आर्यनियस के घर जो है दोबारा पहुंचते हैं ऐसे टाइम पर जब उसको लगता है कि नहीं मेरी साइंटिस्ट काम ही कर रहा होगा, दिन में तो सोएगा नहीं। तो साइंटिस्ट के पास पहुंचते, दोबारा घंटी बजाते, आर्यनियस बाहर आते, कह रहे अरे भाई तुम लोग फिर आ गए बाहर, तुम लोग को तो मना किया था, बता तो दिया था तुम लोग को। कह रहे नहीं नहीं सर आपने बेवकूफ बनाया, आप मुझे एग्जैक्ट, आप बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, हमने सुना आपको इस बात का पता है, आप बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, आप बताइए मुझे कि के की वैल्यू टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है एग्जैक्टली। तो आर्यनियस कहता है लग रहा है आप तुम मानोगे नहीं, चलो एक काम करो अंदर आओ। तो वो साइंटिस्ट सारे साइंटिस्ट को अंदर ले लेता है। अब वो ये कहता है कि देखिए ऐसा है क्योंकि अब आप इतनी बड़ी बात जानने आए हैं, मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ जानने आए हैं, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब साइंटिस्ट हैं और आप सब भी पढ़े लिखे लोग हैं, और जो मैं आपको बताऊंगा या आपसे पूछूंगा तो आप उसका सही सही सोच के जवाब देंगे। तो लोग कहते हैं हाँ सर हम भी साइंटिस्ट हैं, हमें क्या आप लल्लू समझते हैं, हम भी साइंटिस्ट हैं सर, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी पूरी जिंदगी इसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं, लेकिन आप हमारे सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा कि किसी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो आर्यनियस कहता है प्लीज आप सब लोग कुर्सियों पे बैठ जाइए। आर्यनियस सब अपने मोड में आ जाता है, समझ लो बात को, साइंटिस्ट जैसे होते हैं और बिल्कुल इज्जत के साथ सब लोगों को सामने बैठाता है। वो कहता है देखिए मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि किसी भी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, लेकिन इस बात को जानने के लिए आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो आर्यनियस कहता है सारे साइंटिस्ट कहते हैं सर हम बिल्कुल तैयार हैं, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। तो आर्यनियस का पहला सवाल आता है रिएक्शन कैसे होती है। तो सारे साइंटिस्ट कहते हैं सर क्या है सर, आपने हमें लल्लू समझ रखा है, हम साइंटिस्ट हैं सर, पढ़े लिखे आदमी, कैसी बातें कर रहे हैं। रिएक्शन होती है तब जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो सर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बिना कोलिजन के प्रोडक्ट नहीं बनता। तो आर्यनियस कहता है देखिए हम मानते हैं, आप फिर भी आपस में मशवरा कर लीजिए, आप इतने सारे लोग हैं, आपसे एक सवाल सीधा सा पूछा है मैंने, आप सब मशवरा कर लीजिए और मशवरा करने के बाद मुझे इस सवाल का आंसर दीजिए, रिएक्शन कैसे होती है। तो सब लोग आपस में गुज 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 करके बातें करते हैं और बातों करने के बाद यही निकल के आता नहीं सर ये फाइनल है, जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, बात खत्म। तो आर्यनियस कहता पक्का, वो कहते हैं हाँ सर पक्का। कह रहे पक्का एकदम, कह रहे बिल्कुल पक्का। कह रहे सर ठीक है मैं आपको रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करके दिखाता हूं, आप मुझे बताइएगा प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं। उसने कहा करके दिखाइए। तो आर्यनियस ने एक एनिमेशन दिखाता है उसको, मैं तुम्हें ऐसे ही बता के दिखा रहा हूं, ये सिर्फ कहानी सुना रहे हैं तुम्हें, हम नहीं थे आर्यनियस के सामने, समझ लो बात को। अब वो क्या कह रहा है कि भैया ऐसा ये 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनना चाहिए। वो कह रहा बिल्कुल बनेगा सर, आप कोलाइड करिए प्रोडक्ट बाहर। उसने कहा लीजिए बना के दिखाते हैं, ये 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ये तुम्हें आवाज आ रही है छूने की, ये दोनों हाथ एक दूसरे को, दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे को छू छू के जा रहे हैं। वो सामने वाला एक खड़ा हो जाता है, कहता है ये क्या कर रहे हैं आप। उसने कहा क्या कर रहे हैं मतलब, कोलिजन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कह रहे ये कौन सा कोलिजन है। कह रहे अबे ये डायरेक्ट कोलिजन नहीं है, ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, लेकिन कोलिजन तो है। वो सारे साइंटिस्ट समझ जाते हैं ये साला चालाक आदमी, बड़ा चालाक आदमी, ये जो है ये कहलवाना चाह रहा था कि कोलिजन जो है वो कायदे से होना चाहिए, छूने छाने वाला नहीं होना चाहिए। तो उनमें से वही साइंटिस्ट जिसने बोला था वो नेता फिर से खड़ा होता है, वो कहता है सर हमसे गलती हो गई, हम समझ गए सर, अब हम एक स्टेटमेंट आपको देते हैं, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में हेड ऑन कोलाइड करते हैं तो ही प्रोडक्ट बनता है, यानी जितने भी कोलिजन्स हेड ऑन होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जो हेड ऑन कोलिजन नहीं है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं। आर्यनियस कहता नहीं सोच लीजिए, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। फिर वो साइंटिस्ट सोचते हैं अरे लग रहा लफड़ा हो गया, फिर कुछ 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 बातें करते हैं और बातें करने के बाद फिर वो साइंटिस्ट खड़ा होता है, नेता कहता नहीं सर फाइनल,
ऑल दोज कोलिजन्स जो कि हेड ऑन इलास्टिक, जो हेड ऑन कोलिजन के फॉर्म में माने जाते हैं, जो हेड टू हेड कोलाइड, जिसको तुम पता नहीं क्या नाम देते हो, जो भी है, जो हेड ऑन कोलिजन्स होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, सर वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। आरएनएस कहता है पक्का, सोच लो। वो कहता है बिल्कुल पक्का सर, बिल्कुल पक्का, आपको गलती नहीं हो सकती। आरएनएस कहता है मैं आपको फिर एक एनिमेशन दिखाता हूं, आप बताइएगा कि क्या प्रोडक्ट बना या नहीं। कह रहा है सर आप हेड ऑन तो कोलाइड करवाइए, प्रोडक्ट बाहर जाके गिर जाएगा। उसने कहा ठीक है सर, मैं आपको हेड ऑन कोलिजन करके दिखाता हूं, आप बताइए प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। उसने 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लिए और उनको हेड ऑन कोलाइड कराया। जरा समझना कैसे, ध्यान से देखना। वो कह रहा है, एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है ये क्या कर रहे हैं आप? कह रहा है अरे हेड ऑन करा रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन। तो कह रहा है इतना धीरे धीरे क्यों करा रहे हैं? उसने कहा धीरे थे इसकी बात नहीं हुई थी, गलत बातें मत करो, तुमने कहा था कोलिजन हेड ऑन होना चाहिए, हेड ऑन हो रहा है। वो कह रहा अरे यार ये आदमी बहुत चालाक है, ये बहुत चालाक है, ये कुछ और उगलवाना चाह रहा है। वो समझ जाते हैं और वो सारी बात उनके बाद समझ में आती है कि प्रोडक्ट सिर्फ तब नहीं बनता जब कोलिजन हेड ऑन होते हैं। प्रोडक्ट तब बनता है जब हेड ऑन के साथ साथ वो कम से कम इतनी एनर्जी के साथ होते हैं जितनी एनर्जी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसको थ्रेशोल्ड बैरियर कहा जाता है। यानी जब तक रिएक्टेंट्स के पास थ्रेशोल्ड बैरियर के बराबर या उसको क्रॉस करने लायक एनर्जी ना हो, तो तुम चाहे हेड ऑन चिपको, चाहे छू छू के निकल जाओ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। समझो बात। यानी अल्टीमेटली जो डिसाइडिंग फैक्टर इज व्हाट? डिसाइडिंग फैक्टर इज नॉट ओनली हेड ऑन कोलिजन, ये तो होना ही है, प्लस कम से कम इतनी एनर्जी के साथ टक्कर मारनी पड़ेगी जिस एनर्जी को थ्रेशोल्ड बैरियर या उसके ऊपर माना जाता है। अगर रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है तो आपको उनको एक्स्ट्रा एनर्जी देकर उस थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करवाना पड़ता है, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। और यह टेम्परेचर यह काम करता है। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता। आप सब लोग समझने की कोशिश करिएगा। आर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ था। हमने तो 5 मिनट में डिस्कस किया है, न जाने क्या क्या छोड़ा है। हमने तो सिर्फ मुद्दे की एक बात उठाई है, वो ये है कि किसी भी रिएक्शन की अगर आप बात करें तो आर्हेनियस का ये पंकज सर कार एयर बैग अलग चल रहे हैं, अलग ही चल रहा है, कुछ और चल रहा है। आर्हेनियस रात में जब आके डराएगा ना, जब जब चारपहिया से उठा उठा के पटकेगा, तब देखना, तुम समझ में आ जाएगा तुम। ठीक, बहरहाल तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी जो रिएक्शन का रेट है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक ये है और एक ये है। ये जो पहली चीज है ये है इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स। दिस इज इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स। और ये है सेकंड फैक्टर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन और इक्वल टू, अरे having energy more than or equal to threshold energy। जरा समझिए, यानी आप सिर्फ अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास, अब तुम समझो, मतलब अगर ये वाली सिचुएशन है कि मेरे पास सर एनर्जी बहुत, थ्रेशोल्ड एनर्जी 50 है, मेरे पास 5 लाख है, लीजिए, तो अब क्या होगा? लीजिए, छू छू के निकल। अब ये जो छूने वाले ये प्रोडक्ट में नहीं बनेंगे, एनर्जी तो बहुत है लेकिन सर कोलिजन इफेक्टिव नहीं। उल्टी बात करते हैं, सर कोलिजन तो इफेक्टिव है लेकिन एनर्जी कम है। यानी ये दोनों अकेले अकेले अगर हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इनको साथ में लेना पड़ेगा। एनर्जी भी थ्रेशोल्ड बैरियर के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए रिएक्टेंट्स का कोलिजन के दौरान, और जब वो कोलिजन हो तो वो नियरली हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एंड दिस इज आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी, जिसमें जो पहला फैक्टर आता है जिसको आपने इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स का नाम दिया है, इसको कैपिटल ए, और दूसरा फैक्टर e⁻⁻ से डिफाइन किया जाता है। इस पहले फैक्टर को आर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा फैक्टर है इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। दिस इज बोल्ट्जमैन फैक्टर।
एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि चाहे ये हो, यानी इफेक्टिव कोलिजन अगर है लेकिन हमारा एनर्जी कम है तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट सिर्फ वो होंगे जिसमें हर्ष गुप्ता कह रहा है 2 से 3 का क्या हुआ। हर्ष 2 से 3 के ऊपर भी 2-4 सवाल तुम्हें करा दिए जाएंगे जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें। सवाल तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पे भी बनाया जा सकता है, हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन मैं तुमको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली ये काइनेटिक्स का पोर्शन है, तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है। यानी अल्टीमेटली जो समझ में आ रहा है वो ये कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है जिसको हम के से डिफाइन करने जा रहे हैं, यानी रेट कांस्टेंट जो है दैट इज के विच इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस पर माइनस ई ए बाय आर। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? सबको ये बात समझ में आ गई? यानी नहीं, हम आईआईटी बॉम्बे कह रहा है सर ये क्या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे हैं? हाँ तो पढ़ा रहे हैं तो कुछ कर लोगे, पढ़ा रहे हैं तो कर लो जो तुम्हें करना है। बस अबे काइनेटिक्स क्या, हम तो के का बात अभी शुरुआत कहां से की थी? कैपिटल के टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो मैंने क्या बताया था, अगर छोटे वाले के का टेम्परेचर डिपेंडेंस पता चल जाए तो कैपिटल के का भी पता चल जाएगा। बस यही तो समझा रहे थे, तो हम वही कैपिटल के पे आते हैं। अब हम छोटे वाले के का टेम्परेचर डिपेंडेंस मुझे पता चल गया, ई ए अपॉन आर टी, दिस ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ये जो आपने ई ए लिखा है, दिस ई ए इज द, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या, ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर, लेकिन बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स को दी जाती है ताकि वो बैरियर को क्रॉस कर सके। थ्रेशोल्ड बैरियर अगर यहां है और आपकी रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहां है, तो इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतना एक्टिवेट करना पड़ता है, तब ये जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अभी मैं दिखाता हूं। कुछ समझ में आई बात? मैं भी बताता हूं, समझो बात को। ये काइनेटिक्स वाइनेटिक्स नहीं चल रही यार, अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख देता कैपिटल के का टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो तुम मुंह बनाते। तो मैंने थोड़ा सा माहौल बनाया कि कैपिटल के का टेम्परेचर के साथ रिश्ता निकालने के लिए मुझे छोटे के का टेम्परेचर के साथ रिश्ता पता होना चाहिए, और फिर मैं कैपिटल के का रिश्ता निकाल लूंगा। तो अल्टीमेटली जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो नेट इक्वेशन है, इस नेट इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि अगर मैं किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करता हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करता हूं, तो क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारा मान लीजिए प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे कर्व बनाए जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का एक कर्व बनाऊं अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो तुम सब जानते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी है जिसमें एनर्जी दी जाती, तो इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक, तो अब इसमें जरा ध्यान से देखते हैं कि यहां से लेके यहां तक जो है हमारा, ये हमारी ग्राउंड लेवल की एनर्जी, दिस इज रिएक्टेंट्स की एनर्जी। ठीक, अच्छा यहां से लेके यहां तक की बात करें तो दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बताइए, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के पास जाना है और ये है मेरा थ्रेशोल्ड बैरियर, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये है मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आप खुद बताइए, रिएक्टेंट्स बेचारे कितना मजबूर हैं कि वो यहां से यहां जाना चाहते हैं, लेकिन बैरियर इतना ऊंचा है, तो बेचारे कैसे जाएंगे? उनको ये बैरियर, ये सड़क पार करनी पड़ेगी ना, आसमान बात को, यहां से वहां जाने के लिए उसको यूं जाना पड़ेगा। अब बेचारा मजबूर है, वो यहां पे पड़ा हुआ है, उसको आगे जाना है, तो इसका मतलब ये हुआ सर आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ एक्टिवेशन देनी पड़ेगी, और ये है वो एक्टिवेशन। सर आपको इतना एक्टिवेट करना पड़ेगा, एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सर ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन कैरी आउट करना चाहते हैं तो आपको रिएक्टेंट्स को इतना एक्टिवेट करना पड़ेगा, जैसे करना आप कर लीजिएगा, बट इतना एक्टिवेट करना पड़ेगा। और यही चीज उल्टा कर लेते हैं, अगर आप प्रोडक्ट्स को वापस रिएक्टेंट में लाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी इतनी है, इतना थ्रेशोल्ड बैरियर है, तो सर इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, और इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपको इतना एक्टिवेट करना पड़ेगा, एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। को समझ पा रहे हो? और फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो डिफरेंस है, इसी को आज से सारी दुनिया याद रखेगी। इस गैप को ही डेल्टा एच के नाम से जाना जाता है, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू फॉरवर्ड एक्टिवेशन माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन। तुम सब ये बात जानते होगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, और तुम्हें ये दिखाई भी दे रहा है कि एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड इज बिगर देन एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड, सो डेल्टा एच इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू।
क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, यही चीज अगर मैं अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करता तो क्या होता? सर सेम कहानी आप एक्सो के लिए भी बता दीजिए। चलिए एक बार सेम कहानी जो है हम तुम्हें एक्सो के लिए भी बता देते हैं। ये एक लाइन खींच देते हैं, सेम कहानी एक्सो के लिए कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहती? सर अगर यही एक्सोथर्मिक होती तो डेल्टा एच हमारा निगेटिव होता, डेल्टा एच हमारा निगेटिव होता। बिल्कुल सही है। तो चल जरा इसका भी सर जरा ग्राफ बना लीजिए। लीजिए ग्राफ बना लेते हैं, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही, ठीक। तो ऐसे में सर अगर एक्सोथर्मिक है तो सर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही। तो ऐसे में सर अगर आप एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं तो दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दिस इज फाइनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। फाइनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट दिस इज एचपी ले लेते हैं। और फिर वही है सर, दिस इज थ्रेशोल्ड बैरियर, यहां से लेके यहां तक का मेरा बैरियर, दिस इज थ्रेशोल्ड बैरियर। अब आप खुद देख लीजिए, ऐसा नहीं कि मेरी एनर्जी जीरो है, मेरी एनर्जी यहां पर है, लेकिन मुझे बैरियर क्रॉस करना है सर। बैरियर क्रॉस करना है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और चाहिए। मैं मानता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ एनर्जी है, बट इतनी एनर्जी मैं कहां से लाऊं सर? ये बैरियर क्रॉस करने के लिए मेरी एनर्जी इतनी होनी चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप बैरियर क्रॉस करने के लिए डालते हैं उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। यानी ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। यहां से यहां तक आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और यही काम अगर आप उल्टा करना चाहते हैं तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और इन दोनों का जो अंतर है, आज से इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे, ये अंतर ही डेल्टा एच के नाम से जाना जाता है। अगर यहां पर भी आप डेल्टा एच डिफाइन करते हैं तो डेल्टा एच एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड से निकाला जाएगा, जो कि इस बार पक्का नेगेटिव निकल के आए। क्लियर है? अनु कुमारी कह रही हैं कि रियली सर फील आ गया। थैंक यू अनु, कम से कम किसी को तो आया। ठीक, सबको ही समझ में आ रहा है। यानी ये बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं, ज्यादा टेक्निकल नहीं कर रहे। फिर मैं वही बोलूंगा यार, मुझे जितना आता है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं तुम्हें। तुम्हें नहीं लगता है इन सब चीज, जैसे मैं अगर थोड़ा सा मान लो जैसे आप अलग से सोचूं कभी कि यार इसके ऊपर तो न जाने कितनी बातें होती होंगी, न जाने कितना टेक्निकल है यार ये साला, पता नहीं कैसे बनाया गया होगा, क्या ये वो, क्यों दिमाग लगाना है? मैं तो नहीं लगाता। मैंने कभी किसी किताब से पढ़ा नहीं, किसी किताब में ना कभी पढ़ने की कोशिश की, ना मैंने कोई सर्च मारी, ना कुछ करा। मुझे ऐसा था इतना ही काम कर, अपना काम चलाओ भाई, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या होता, छोड़ो ना इतना। हालांकि रिसर्च करने वाले तो इस पर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं लगती तो इसलिए नहीं करते। बहरहाल जो भी है, तो हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप अल्टीमेटली सिर्फ एक चीज तुम्हें बताना चाह रहा था, व्हाट इज एक्टिवेशन। जनरली बच्चे सोचते हैं कि थ्रेशोल्ड बैरियर इज एक्टिवेशन एनर्जी ना, थ्रेशोल्ड बैरियर तक पहुंचना अपनी इनिशियल स्टेट से, दैट इज एक्टिवेशन। यानी अभी मैं हूं, बैरियर इज सपोज 100 और मैं 40 पर, तो इसका मतलब ये हुआ 40 मेरी अपनी एनर्जी है, मुझे 100 क्रॉस करना है, तो मुझे 60 और दे दीजिए, मैं 100 क्रॉस कर जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो एक्चुअल एनर्जी में ऐड कर दी जाती है, ताकि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स अपने बैरियर को या थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करके कन्वर्ट हो सके। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, अब एक चीज क्लियर हो गई सर, ये आपने कर्व बना दिया, हम इतनी बात समझ गए हैं। और एक चीज आपने जो बोली वो भी मैं समझ गया कि जो K है दैट इज A इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। चलिए बिल्कुल मैं आपकी बात मान गया सर, यही आपने अभी बताया था। एंड दिस इज फाइनली रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन का रेट जो है या रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, ये आरेनियस साहब ने हमें बता दिया। चलिए मान लिया, चलिए ठीक। सर अब मुझे बताइए, ये आप छोटे के पीछे पड़ गए हैं। आपने आधा घंटा जो है हमारा छोटे के पीछे बर्बाद कर दिया, बातें बड़े के पे चल रही थी, आप छोटे के पे परेशान हैं। अरे तुम्हें ये तो बताया था कि छोटे के से ही बड़ा के आएगा, तो चलिए अब बड़े के पे आते हैं। अब जरा सब लोग अकल लगाएंगे 2 मिनट के लिए बस। केएफ की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं, तुम्हें याद है अगर मैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर रहा था तो कैसे डिफाइन कर रहा था सर? ये केएफ था, दैट इज फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, ये छोटा वाला के भी था, दैट इज बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, और इनका रेशो ही बड़ा के, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। ठीक है, तो अब जरा केएफ की बात करते हैं। जरा अपने आप समझना, क्या केएफ को एफ इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए एफ बाय आर टी लिख सकते हैं कि नहीं? जरा समझना बात यार, ये पावर में है, ये समझ लो, सब ई की पावर में है, ई ए बाय आर टी पावर में होता है। ठीक, तो ये माइनस ई ए बाय आर टी ये हमारा लिख सकते हैं। अच्छा, क्या के बी लिख सकते हैं? हाँ सर, के बी भी लिख सकते हैं। के बी क्या होगा? ए बी इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। कौन सा ये सर? बैकवर्ड रिएक्शन।
यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि AF इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर और इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन ड्यूरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन एंड AB इज द बैकवर्ड रिएक्शन के दौरान इफेक्टिव कोलिजन एंड दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसमें कौन सा फैक्टर आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड एक्टिवेशन, और यहां पर कौन सा फैक्टर आएगा बैकवर्ड एक्टिवेशन। क्लियर है ये? समझ में आ गया ये? चलिए अब एक काम करते हैं सर, अगर मैं इन दोनों को दे मारूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा बड़ा वाला। चलिए सर दे मारते हैं सर, इन दोनों को ही यूज करते हैं और बड़ा के निकाल के लाते हैं। बड़ा के एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाय AB, दोनों को डिवाइड कर दिया भाई, AF डिवाइडेड बाय AB इंटू E रेस टू पावर, थोड़ी सी गणित लगा के बताएगा कोई, E रेस टू पावर 1 बाय RT कॉमन ले लें तो E रेस पावर माइनस 1 बाय RT सर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा EAF माइनस EAB, ये अंदर बचेगा। और अभी आदमी ने चिल्लाया था कि AF अपॉन AB इंटू E रेस टू पावर माइनस EF माइनस EAB डेल्टा H के बराबर था, याद है ये डेल्टा H के बराबर निकल के आया था, यानी मैं इसको डेल्टा H लिख सकता हूं, इस विल बी माइनस डेल्टा H बाय RT एंड दिस इज KT, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंस K का ये है मेरे सामने। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो K होगा वो टेम्परेचर पर, ये दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर इस तरह से डिपेंड करेगा। और यानी कि K दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसलिए कि एक्सपोनेंशियल वेरिएशंस आर जबरदस्त वेरिएशंस, समझो। यानी कोई चीज अगर एक्सपोनेंशियली डिपेंड करती है तो यानी अगर आपने टेम्परेचर को छेड़ा तो K एक्सपोनेंशियली छिड़ेगा। छिड़ने का मतलब क्या होता है? छिड़ने का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो सर अगर आपने T को छेड़ा तो K बढ़ सकता है बहुत ज्यादा, घट सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन ये छोटा मोटा नहीं होगा कि T छेड़ेंगे तो K कहेगा लो बढ़ गए ना। अगर T को छेड़ा तो K दो छत पे या K जमीन पर, छोटा मोटा चेंज नहीं आएगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है K टेम्परेचर के ऊपर। बात समझ रहे हो मेरी? अच्छा अब सर ठीक है, मुझे यह समझ में आ गया कि कैपिटल के टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या मेहनत की, सबसे पहले मैंने मेहनत की कि मैंने छोटे K का टेम्परेचर डिपेंडेंस निकाला, फिर KF और KB की वैल्यू निकाली और दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। जैसे आपने दोनों को आपस में डिवाइड किया, आपको कैपिटल K की वैल्यू मिल गई और वो वैल्यू टेम्परेचर पर इस तरह से डिपेंड कर रही है। यहां तक ठीक है? चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि T1 टेम्परेचर पर जो हमारा K है वो KT1 और T2 टेम्परेचर करने से जो हमारा नया K है वो KT2 हो गया। तो अब ये भी ठीक है सर, अगर मैं KT1 लिखता हूं तो यह आ जाएगा AF अपॉन AB इंटू E रेस पावर माइनस डेल्टा H बाय RT1, और अगर मैं KT2 लिखता हूं तो KT2 आ जाएगा AF अपॉन AB इंटू E रेस पावर माइनस डेल्टा H बाय RT2। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दूं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, तो अगर मैं सेकंड डिवाइडेड बाय 1 कर दूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी सर? KT2 बाय KT1 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, E की पावर में क्या आएगा? E की पावर में आएगा माइनस डेल्टा H बाय R कॉमन, और अंदर आ जाएगा 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। सर और तमीज से लिखिए, लीजिए ln KT2 by KT1 is equal to डेल्टा H by R, माइनस को अंदर भेज दिया, 1 by T1 माइनस 1 by T2। सर थोड़ा सा और तमीज से लिखिए, log KT2 by KT1 is equal to डेल्टा H by 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। सर ये है वो एक्सप्रेशन जो दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर K की वैल्यू कैलकुलेट करके दे सकता है, अगर आपको डेल्टा H रिएक्शन का पता हो। ये आज बहुत सारे बच्चों को ये पता चला होगा कि ये एक्चुअली फॉर्मूला जो हम याद करते हैं, log KT2 by KT1 डेल्टा H by 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2, ये आया कहां से है?
ये आज तुम्हें पता चला होगा। हालांकि मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ ये छोटा सा डेरिवेशन था कि दो के अलग अलग टेंपरेचर पर एक के डिवाइड कर दिया, ठीक। लेकिन एक्चुअली पूरी कहानी हमारे सिलेबस की है, पूरी की पूरी कहानी हमारी सिलेबस की है। अगर ना होती तो मैं बिल्कुल अंग्रेजी ना झाड़ता, इतनी डेरिवेशंस के चक्कर में ना पड़ता। ये पूरी कहानी हमारे सिलेबस की है, क्योंकि आर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी हमें पढ़नी थी। उस कोलिजन थ्योरी से ही कैपिटल के का टेंपरेचर डिपेंडेंस निकल के आता है, और दो अलग अलग टेंपरेचर पर के की वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है वो यहां से निकल के आता है। फील आ गई भाई, फील आ गई, बच्चे कह रहे हैं फील आ गई। हाँ नहीं, आप देखो, एक बच्चा कह रहा है सर स्कूल में रटा था हमने। बेटा मैं ये कह रहा हूं रटा तो यहां भी है, तो चक्कर मत पड़ो, तुम कौन सा एग्जाम रटना तो यहां पर भी है। लेकिन मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली मुझे अब कम से कम ये बात समझ में आ रही है कि ये के का टी के साथ जो रिश्ता है, ये जो के का टी के साथ रिश्ता, ये आसमानी रिश्ता नहीं, ये क्लियर है सर, ये एक्सपोनेंशियल होना था। दिस इज एक्सपोनेंशियल नो डाउट। इफ यू चेंज टी, के विल बी चेंज नो डाउट, और वो चेंज एक्सपोनेंशियल होगा, छोटा मोटा चेंज नहीं होगा, बड़ा चेंज होगा, आप समझिए। और सब लोग इस बात को याद रखना, क्योंकि इस बात का जब यूज होगा इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे, जब हम ली चैटली प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो तुम इस बात को भूल चुके होगे। लेकिन मेरी ये बात याद रखना कि नहीं सर, ये बात तो याद आ रही है सर, आपने कहा था कि हम भूल चुके होंगे। तुम्हें बात याद नहीं आएगी, वास्तव तुम्हें बात याद नहीं आएगी, लेकिन ये याद आएगा, हाँ सर आपने कहा तो था कि हम भूल जाएंगे, पता नहीं क्या भूल जाएंगे वास्तव। तो तुम इस बात को ध्यान रखना, तुम्हें ये बात तो याद आएगी कि तुम्हें भूलने के लिए बताया था मैंने। बहरहाल, तो आप डाउट को चेक कर लीजिए, लीजिए सर डाउट को भी चेक कर लीजिए। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला ले कॉपी में बिना डेरिवेशन लिखे तो चलेगा? इस तो एचपी और सब क्लियर है। एचपी, एचपी क्या है? वो प्रोडक्ट की एनर्जी थी, प्रोडक्ट की एनर्जी थी, उसे एचपी से डिफाइन कर रहे हैं। वीसी करो ना प्लीज। वीसी क्या होता है? वीडियो कॉल। अच्छा, हाँ और क्या सर, आपकी बीएमडब्ल्यू कब एक्सपायर होगी? अबे सर जी स्टोरी बहुत अच्छी सुनाई है। स्टोरी सर, ग्राफ में एंडोथर्म, बे बकवास डाउट तुम्हारे बक। हाँ ये डाउट बॉक्स नहीं, ये जोक बॉक्स है, जोक बॉक्स, डाउट बॉक्स नहीं से जोक बॉक्स क्या। बहरहाल, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में ना मैं एक चीज और ऐड करने जा रहा हूं, और वो ये है कि जो मेरा एक्सप्रेशन है वो ये लॉग ऑफ के टी टू डिवाइडेड बाय के टी वन, यानी टी वन टेम्परेचर पर के और टी टू टेम्परेचर पर के, इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये हमारा एक्सप्रेशन, ठीक। अब देखो मैं जरा केस बना रहा हूं। केस वन, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। ये पहला केस। ये क्या, एक बच्चा कह रहा है सर ये क्लास बहुत यूनाइटेड क्लास है सर, बड़ी यूनिटी दिखाता है, क्योंकि 1 2 3 सब साथ में पढ़ रहे होते हैं। हाँ सही कह रहे हो, 10-12 बच्चे हैं साला, कभी भी पढ़ लेते हैं, कैसे पढ़ लेते हैं, उसको क्या है। कौन सी कार्बोकेटाइन स्टेबल होगी, कौन सी कार्बोकेटाइन स्टेबल होगी? ये देखिए आपस में बातें चल रही, हमें लग रहा है कोई और ही बातें चल रही, कुछ और ही चल रहा, कोई और क्लास भी कर रहे हो क्या? अबे कार्बोकेटाइन यहां कहां से आ गया है? जब कार्बोकेटाइन आएंगे तब नहीं समझ में आएगा कौन सा स्टेबल, तब सारे स्टेबल लगते हैं। ओ माय गॉड, तो बड़ा अजीब सर, कभी रेजोनेंस लग जाता है, कभी सर अब इंडक्टिव डोमिनेट करने लगता है, कभी हाइपर कॉन्जुगेट है सर, ये तो हमें समझ में नहीं आता कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे निकाले। बहरहाल देखा जाएगा। हाँ बीएमडब्ल्यू वाली बात आरजे सर ने बताई थी। आरजे सर ने काफी बातें तुम्हें ये वाली बता दी हैं कि जो है वो बीएमडब्ल्यू है, पहली बात तो है ना, और फिर ये भी कि बहुत पहले खरीदी थी, फिर ये भी कि वो एक्सपायर होने वाली है, अभी नहीं होने वाली है, अभी उसमें 3 साल हैं, 3 साल तक चलेगी, 10 साल तक का सरकार ने कहा है कि आप इतनी महंगी कार खरीद के 10 साल सड़क पर रेंग सकते हैं। आप समझ रहे हैं, 10 साल के बाद आप उसको कटवा दीजिएगा, समझ रहे बात को, उस गाड़ी को कटवा दीजिएगा। तो चलिए 10 साल बाद देखेंगे, तो अभी है टाइम थोड़ा सा। सलीम सर ने भी बताया था, अच्छा। हाँ ये सारी पब्लिक जो है मिलके,
डांसिंग रेजोनेंस, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में डांसिंग रेजोनेंस आ गया, डांसिंग रेजोनेंस, माय गॉड। अरे देखो, अब इस तरह की बातें मत करो, ये बातें हमें वैसे भी बहुत कम आती हैं, तो इसलिए इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं। ये सवाल है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आप एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक समझते हो, डेल्टा एच पॉजिटिव और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप क्या ये जानते हैं, ऐसा अगर आपने लिख दिया तो इसको लिखने में कोई बुराई नहीं है कि जो KT2 होगा वो KT1 से बड़ा होगा। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं, गणित आती है तुम्हें ये? कॉमन डाउट। सर जी मेरा बकरा अटक गया है, गिर ही नहीं रहा है। लो आज फिर आया मैं बुरी खबर लेके, सत्यम पता नहीं क्या बुरी खबर लाया। ओनली 96 डेज लेफ्ट, फुस फुस। सर मेरे घर माता जी की स्थापना हुई है और आरती हो रही है, तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ। करो बेटा, करना है। लैंग्वेज इतनी लंबी होती है और सोल्यूशन आसान। ओम पांडे कह रहे हैं सर जी मेरे 100 इतले कैसे लाऊं? डर लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, पढ़ने के बाद भी लगता है कि मेरे से नहीं होगा। खुशबू बहुत गलत बात है, क्योंकि ये जो तुम्हारे साथ है ना, ये तुमने लिख के बताया है, और यही बात वो सारे लोग जानते हैं जो लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि सबके साथ ऐसा ही होता है। तो ये तो बिल्कुल किसको पता है कि उसका होगा? आप बताइए, किसको पता है कि उसका होगा? सबको यही लगता है कि हमारा नहीं होगा, सबको ही लगता है अगल बगल वाला ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, अगल बगल वाला ज्यादा समझदार है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। खुशबू कोशिश तुमने अब तक की है, अब तक कोशिश और करना है ना। तुम मेरे कहने से 3 महीने का टाइम और लो, और फिर मुझे बताना जब जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाएगा कि अब बताओ कैसा महसूस हो रहा है। तो तुम सारे लोग यही कहोगे सर थोड़ा सा और कोशिश आप और कर दीजिए, हम दुनिया जीत के दिखाएंगे, तुम देख लेना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, ये सब फर्जी डाउट्स होते हैं। KT2 की वैल्यू KT1 से बढ़ी, बताओ ये सही है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, आप ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें छोटी सी गणित है। अगर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला टर्म पॉजिटिव है, और T2 T1 से बड़ा है, तो इसका मतलब 1/T2 1/T1 से छोटा होगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी लॉग की वैल्यू पॉजिटिव। लॉग पॉजिटिव कब आता है भाई? लॉग पॉजिटिव तब आता है जब 1 से बड़ी चीज का लॉग लिया जाए, यानी KT2/KT1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और अगर KT2/KT1 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब KT2 KT1 से बड़ा है। क्लियर है ये? चलिए दूसरी बात करते हैं, दूसरा केस बना लेते हैं। दूसरा केस है, ये सब करने के बाद ना मैं तुम्हारे इम्तिहान में एक सवाल पूछा गया था, वो तुम्हें दिखाता हूं, वो तुम्हें बताऊंगा भी, ठीक? इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, अब क्या होगा? तो अगर सर एक आदमी आपने डेल्टा एच को नेगेटिव कर दिया, वो तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये समझ में आता है, तुम लोग इतना पढ़े लिखे हो कि KT2 की वैल्यू KT1 से छोटी होगी। तीसरा केस बनाते हैं, तीसरा केस लेते हैं, केस 3। if delta H is positive and T2 is less than T1, तो फिर तुम समझ गए होगे सर, इस बार फिर से वही केस बनेगा, KT2 is less than KT1। और अगर मैं चौथा केस बनाता हूं तो सब लोग समझ रहे होंगे, केस 4 अगर बनाए तो यह आ जाएगा, इफ डेल्टा H is negative एंड यू आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, T2 इज लेस देन T1, तो ये फिर से एकदम क्लियर है कि KT2 जो है वो KT1 से बड़ा है। क्या ये चारों बातें समझ में आ गई? बकरा अटक गया है, गजब हो यार, गजब। क्लियर है ये? समझ में आ गया ये? अच्छा अब जरा समझना मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारे इम्तिहान में क्या पूछा गया? तुम्हारे इम्तिहान में सवाल पूछा गया था, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा, बट समझो बात को। अगर मैं किसी केमिकल इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर चेंज करता हूं, जो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो बताइए के बढ़ेगा या के घटे? ये सवाल आया। तो आप समझिए, मैं सवाल लिख के दिखाता हूं, तुम्हारे एग्जाम में सवाल आया था, इफ वी चेंज द टेम्परेचर of an endothermic reaction, then K increases
डिक्रीजेस, ऐसे करके कुछ था, समझ लो सवाल, या कांस्टेंट, अब पता नहीं क्या ऑप्शन थे, लेकिन ऐसे करके सवाल आया। और तुम में से बहुत सारे लल्लू जो है वो आंसर दे रहे हैं। अबे गजब लल्लू आदमी हो तुम, वाकई में लल्लू हो यार भाई, ऐसे लोग धिक्कार है यार। अबे चेंजेस दे रखा है, चेंज, चेंज किसे कहते हैं सर? घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो? ये तो तुमने बनाया नहीं। अगर बढ़ाओगे टेम्परेचर तब के बढ़ेगा, अगर घटाओगे टेम्परेचर तो के गिरेगा ना यार। एंडोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर गिरा दिया, T2 की वैल्यू कम कर दी तो के कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? इस सवाल में जो उन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने चेंज लिखा था, इस सवाल में बोनस दिया गया था। इतना सीधा सवाल भी तुम्हारा इम्तिहान सही से नहीं बना पाया, जिस एग्जाम से तुम थर थर कांपते हो। बताइए ये हालत, इसमें बोनस मिला था बच्चों। कितना सीधा सवाल था, बोनस देने की जरूरत, बोला अरे तुम्हें सवाल में ऐसे नंबर देने दे देते, सवाल तो सही बनाते कम से कम। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ गई बात? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल बना सकता है। न्यूमेरिकल कैसे बना सकता है कि सर ऐसा है, आप इसमें डेल्टा एच की वैल्यू दे दीजिए, और T1 दे दीजिए, T2 दे दीजिए, KT1 दे दीजिए, हम आपको KT2 निकाल के दिखा देंगे। यानी एक ऐसा सवाल जिसमें 5 अननोन्स दिखाई देते हैं। 5 अननोन्स का मतलब क्या हुआ सर? एक KT2 है, एक KT1 है, एक डेल्टा एच है, एक T1 है, एक T2 है। इन 5 में से कोई भी 4 चीज दे दीजिए, आप कोई भी 4 दे दीजिए, 5 में हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला लगाकर हम ये काम कर सकते हैं और इस पर सवाल बनाया जा सकता है। क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये जल्दी से इस सवाल का आंसर बता दो। हाँ छुट्टी कर रहे हैं बेटा, छुट्टी कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ जरा, ये वाला सवाल कर लेते हैं। आप K1 K2 K3 आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तुम्हें रिलेशन बताना है। तो जो को पहला वाला, यार इतना गंदा गंदा सा लिखा है, N2 प्लस 2O2 गिव्स 2NO2, इसका जो K है वो हमें सवाल में दे रखा है K1, इसका उल्टा जो है वो K2 है। समझ लो, इसकी उल्टी रिएक्शन, यही तो है उल्टी, ये उल्टी रिएक्शन है। तो इसका एक चीज तो क्लियर हो गया, जो K2 है वो 1/K1 होगा, या K1 जो होगा वो 1/K2 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। फिर तीसरे की बात करते हैं। तीसरा वाला जो इक्विलिब्रियम है वो इस वाले इक्विलिब्रियम को 2 से डिवाइड करके निकाला गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा K3 है ये पक्का, क्योंकि 2 से डिवाइड किया है, तो व्हाट विल बी द मल्टीप्लाइंग फैक्टर? 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ इट विल बी K2 की पावर 1/2। तो जो रिलेशन है वो आपके सामने है। K2 जो होगा वो 1/K1 होगा, K3 जो होगा वो K2 की पावर हाफ होगी। आपस में लिंक कर लीजिए, लिंक करके जो भी आंसर निकल के आएगा, क्या आंसर आएगा भाई जल्दी से बताओ जरा। K1 इज इक्वल टू 1/K2, ठीक है। और K3 जो है हमारा, और K2 K3 का क्या रिलेशन है? और K2 जो है वो है हमारा, वो ये सही लग रहा है क्या? ये डी सही लग रहा है क्या? हाँ डी सही लग रहा है, डी सही लग रहा है। क्लियर है? समझ में आया? ये जल्दी से बता दो जरा। फॉर द रिएक्शन दिस, ये रिएक्शन दे रखी है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, इसका Kp दे रखा है, Kc निकालना है। बड़ा आसान है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेस टू पावर डेल्टा Ng। हमें Kp दे रखा है, तो Kc की वैल्यू आ जाएगी Kp अपॉन RT रेस टू पावर डेल्टा Ng। Kp कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 रेस पावर 12 डिवाइडेड बाय R इंटू टी। R कितना दे रखा है? R है 0.08, और टेम्परेचर कितना है? 27 यानी 300। और डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है भाई? डेल्टा Ng हो जाएगा 1 माइनस, दैट इज माइनस हाफ। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे Kc आ जाएगा, और उस Kc की वैल्यू 10 की पावर 13 में कैलकुलेट कर लेंगे, खत्म। क्लियर? भाई वो पुराने वाले सवाल में एक बच्चा कह रहा है पावर हाफ होनी चाहिए। यार एक बार चेक कर लेना भाई, तुम समझो बात को।
कहीं कुछ गड़बड़ ना होगा। ये तो एक बार चेक कर लो, जो K3 हमारा वो ये है, और वो इसी को 2 से डिवाइड करके निकाला गया है। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो K2 की पावर 1/2 हो जाएगा, तो K3 विल बी K2 रेस पावर 1/2। तो अब इनमें कौन सा ऑप्शन होगा वो यार एक बार चेक कर लो, है ना। ये आप अपने आप कर लेना भाई इसको, इसमें क्या है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये समझ में आया KP और KC? गड़बड़ गड़बड़ बोल रहा है एक आदमी, गड़बड़ गड़बड़ क्या, गड़बड़ गड़बड़ क्या है, गड़बड़ रॉन्ग ऑप्शन सी होगा। एक आदमी कह रहा है सी होगा, सी होगा, सी तो कहीं से भी नहीं होगा। K3 K2 की पावर में ही अंतर है, सी तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है विद लल्लू। आंसर या तो डी है या ए में से देखो ना, कुछ समझो बात को, इसमें इसमें क्या है। चलिए ठीक, इसको भी कर लोगे भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट ये 1/12 ले लें तो कर लेना यार, कर लोगे ना। तो इस यानी ये भी तुम्हारे इम्तिहान का सवाल है, देख रहे हैं आप। हाँ सही है, सही है, सही। तो इसका भी आंसर एक बार चेक कर लेना भाई, इसका भी आंसर देखो क्या बनता है ना। तो अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करके जो भी आएगा 300 इंटू 0.082, तो 300/12, तो कितना आ जाएगा 25, है ना। तो 25 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके, तो 25, है ना। तो ये सॉल्व कर लोगे भाई सब लोग। तो यानी आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 10 इंटू 10⁻12, है ना। तो दैट इज 1 इंटू 10⁻13। तो 1 इंटू 10⁻13 आ जाएगा, तो इट विल बी 1, ये बना जाएगा। बिल्कुल आसान। पूछेंगे सवाल तो इस तरह के एक दो सवाल और करने के लिए दे देंगे। अच्छा, मैं जो है कुछ होमवर्क भी लाया हूं, तो वो होमवर्क भी नोट कर लेते हैं। अब मॉड्यूल से ये कुछ सवाल होंगे जो एक्सरसाइज 1 के हैं, 1 से लेके 12 सवाल, 17 से लेके 23 सवाल, 25 से लेके 31 सवाल, ये मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 के सवाल होंगे। तो इनको भी एक बार करने की कोशिश करते हैं। तो सब लोग जोर लगा के मेहनत करें, खूब कोशिश करें। मुझे लगता है कि मेहनत करने से रिजल्ट जरूर निकल के आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इतना ही करते हैं, है ना। अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। कोशिश करो, खूब कोशिश करो। और मुझे लगता है कि तुम्हें क्लास में जो भी बताया गया वो समझ में भी आया। तो एक बार चीजों को रिवाइज भी कर लेना, और एक बार रिवाइज करके फिर कल की क्लास जो होगी उसमें हम कुछ नई चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें रिएक्शन कोशेंट और फिर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, मल्टीपल इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जिसका आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और फिर ली चैटली प्रिंसिपल। तो ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, इसको इस तरह से कवर करेंगे। तो सब लोग कोशिश करें, खूब मेहनत करें, और उनको हर क्लास करने की कोशिश करें, क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को, चाहे आपने पहले ये चैप्टर पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए सब लोग क्लासेस को जरूर देखें, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना, चाहे जैसा दिल करे, तो जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। तो इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।